बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूं ज़हरा रज़ा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं और यकीनन बहुत खुश हैं। और जिस तरह से हमने कल देखा और कल की खुशी इतनी ज़्यादा है, एक जश्न का समा है कि ये खुशी नाकाबिले बयान है। खुशी का दिन इस तरह से है कि कल हमने मैच देखा और मैदान से भागने वालों को मैदान में ही पाकिस्तान ने जिस तरह से करारा जवाब दिया, भारत के बाद शाहीनों ने कीवीज़ को भी दबोच लिया। और कल के मैच में भी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए जीत अपने नाम की। हारिस रऊफ़ की बात की जाए तो उन्होंने बेहतरीन बॉलिंग की और मैन ऑफ द मैच भी करार पाए। इसके अलावा बात की जाए तो पाकिस्तान ने 135 रन का हदफ 19 ओवर्स में हासिल किया। पाकिस्तान ने एक जो टीम वर्क कहें वो कल हमें देखने को मिला, इससे पहले वाले मैच में भी मिला। तीनों शोबों में पाकिस्तान की कारकर्दगी, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस आउट क्लास थी, चाहे वो बैटिंग हो, फील्डिंग हो और या फिर बॉलिंग हो। एक वक्त लेकिन ऐसा आया और हमें लगा कि मैच थोड़ा सा हाथ से निकल रहा है, लेकिन फिर जो हमारे सीनियर क्रिकेटर हैं शोएब मलिक और जिस तरह से आसिफ अली की जो पार्टनरशिप रही, 48 रन्स की इनकी पार्टनरशिप रही और जिस तरह से इन्होंने खेला और फिर जीत हमारे नाम हुई, तो यकीनन आप लोग भी बहुत खुश होंगे। इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी कौमी टीम को मुबारकबाद पेश की है। उनका कहना है कि बहुत बहुत मुबारक पाकिस्तान टीम, बॉलिंग एक मरतबा फिर शानदार रही। इसके अलावा मोहम्मद हफीज़ ने जो ट्वीट किया वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने इस फतह को पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारों को डेडिकेट किया। साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी ने भी टीम को मुबारकबाद दी और अपने ट्वीट में कहा, पाकिस्तान की पूरी टीम को एक और जीत मुबारकबाद, शाबाश देता हूँ। इसी तरह निडर क्रिकेट खेलते रहें, पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। फवाद चौधरी ने भी पाकिस्तानी टीम को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, आज पाकिस्तान को जो कामयाबी मिली है इससे साबित हुआ कि कामयाबी टीम वर्क से मिलती है। शुक्रिया टीम पाकिस्तान, आपकी कामयाबियाँ करोड़ों लोगों की खुशियाँ, आपकी कामयाबियाँ करोड़ों लोगों को खुशियाँ देती हैं। वर्ल्ड चैम्पियन इंशाअल्लाह पाकिस्तान। तो ये तमाम चाहे वो वज़ीर आज़म साहब हों या जो हमारे सियासी लीडर हैं, उन सब की अप्रिसिएशन जो है वो उसका मुजाहरा किया गया। और मज़ीद हम बात करेंगे और इस खुशी को बाकायदा तौर पे सेलिब्रेट करेंगे अपने एक सेगमेंट में। लेकिन फ़िलहाल अभी हम चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज़ की तरफ जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सख्त सिक्योरिटी भी रुसवाई से बचा ना पाई, शाहीनों ने कीवीज़ को दबोच लिया। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। कराची वालों हो जाओ तैयार, पेट्रोल बम गिरने को है तैयार। महंगाई के इस तूफान ने बिजली, तेल और ट्रेन के किरायों को भी बढ़ा दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में 2018 से 2021 तक अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में दुगना इजाफा हुआ, आदादो शुमार जारी। पानी की चोरी में कौन कौन मुलव्वस, सिटी 21 ने सब पता लगा लिया। मंगोपीर में पानी फरोशों की गुंडागर्दी, सिटी 21 की टीम को यरगमाल बनाया, हब्से बेजा में रखकर तशद्दुद का निशाना बना डाला। होशियार खबरदार, शहर में सिंध पुलिस की जाली नंबर प्लेट्स फिर से इस्तेमाल होने लगी। जी, ये तो थी आज की टॉप स्टोरीज़। इस हवाले से हम डिटेल में बात करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है महमूद रियाज साहब ने, जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं। उनको वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं महमूद साहब? बिल्कुल ठीक। एक और जीत और जिस तरह से कल पाकिस्तान ने खेला है, क्या कहेंगे? ठीक, बहुत अच्छा। पाकिस्तान से यही तवक्को की जा रही थी, बस जब जीत का एक आगाज़ हो जाए तो फिर उसे रोकना थोड़ा सा मुश्किल होता है। पाकिस्तान टीम की अगर हम बात करें तो बहुत भरपूर और बाबर आजम की कैप्टनशिप के अंदर टीम जो है बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रही है। सबसे अच्छा ये है कि आपका एक विनिंग कॉम्बिनेशन बन गया है उन डेड पिचेस पे जहाँ पे कि बॉल बहुत ज़्यादा स्विंग नहीं आता वो तो आपको लकीली हारिस रऊफ़ और शाहीन शाह अफरीदी की सूरत में दो ऐसे बॉलर
मोहित सरन के, जिन्होंने बेहतरीन बॉलिंग की है। कल भी उनकी बॉल स्विंग नहीं हो रही थी, लेकिन उन्होंने अकॉर्डिंग टू द लाइन और लेंथ जो शाहीन शाह अफरीदी ने बॉलिंग की, और कल खास तौर पे जो हारिस रऊफ ने बॉलिंग की है। और पूरा अब मसला ये है कि जब सोशल मीडिया होता है, सब लोग हारिस रऊफ के खिलाफ थे कि ये बिग बैश भी खेला है लेकिन इनमें टैलेंट नहीं है, और बड़े बड़े क्रिकेट के जो पंडित हैं वो भी यही कह रहे थे। लेकिन कल जिस तरीके से और जिस तेज रफ्तारी के साथ उन्होंने बॉलिंग की, और 4 विकेटें उन्होंने सिर्फ 22 रन दे के लिए, तो पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा। और किसी मौके पे भी उन्होंने संभलने नहीं दिया। और दूसरी बात यह है कि न्यूजीलैंड और भारत के खिलाफ जो है टॉस ने भी एक बड़ा वाइटल रोल अदा किया है। हम लोग रहे इस मामले में कि पाकिस्तान बाबर आजम 11 लकी है कि दोनों मैचों के अंदर वो टॉस जीते, और टॉस जीत कर उन्होंने खुद बॉलिंग की, इसलिए कि शारजा में और दीगर मिडिल ईस्ट के अंदर वहां पर इस वक्त यूएई के अंदर आपका ड्यू फैक्टर होता है सेकंड उसके अंदर ज़्यादा। यही वजह है कि बॉल करने में परेशानी होती है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल कोई बॉल ही ना कर सके। माहिरीन का ये भी कहना है कि अगर आप पहले बैटिंग करते हैं तो आपको ये कि 20-25 रन आपको ज़्यादा करने होंगे चूँकि बाद वालों को थोड़ा सा एज मिलता है। बॉल जो है वो बिल्कुल सही नहीं आ रही होती। और अगर कल हम सबसे ज़्यादा तारीफ करें तो आसिफ अली, जिनके की बहुत तेज़ बॉल लगी और वो बिल्कुल थोड़ी देर के लिए ऐसे लग रहा था कि अपने हवास खो बैठे हैं। और उस वक्त कोच ने उनसे उनकी मेमोरी को टेस्टिंग करने के लिए वो कुछ सवालात भी पूछे जाते हैं कि आपका नाम क्या है, मुख्तलिफ जो वो भी उनसे पूछे, और उनको ऐसा लग रहा था, कहा भी गया कि आप फील्ड से अगर बाहर जाना चाहें बैटिंग से, लेकिन उन्होंने नहीं किया। लेकिन उनके पास सपोर्टिव पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मैचेस खेलने वाले शोएब मलिक की अगर तारीफ न की जाए, इसलिए कि जब इमाद वसीम आउट हुए तो उस वक्त लग रहा था कि पाकिस्तानी टीम जो है थोड़ा सा प्रेशर में आ गई है। और 135 रन जो है वो भी थोड़े से दूर जाते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन उस वक्त जो है शोएब मलिक ने जिस तरीके से सिंगल्स लेके और जिस तरीके से रोटेट किया है वो बहुत अच्छी बात थी। और फिर आसिफ अली को उम्मीद ज्यादा ये थी कि शोएब मलिक जैसा सीनियर खिलाड़ी जो है वो दूसरे एंड पे मौजूद है, इसीलिए उन्होंने 2 छक्के मारे। और जिससे कि और T20 में यही होता है कि अगर आपको 3-4 बॉलें मिल जाएं और उनमें चौके छक्के लग जाएं तो मैच बहुत हद तक जो है या आपके हाथ से चला जाता है या आपके हाथ में आ जाता है। तो यकीनन पाकिस्तानियों की बड़ी अच्छी बिल्कुल और बहुत अच्छा हर शोबे में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की बेहतरीन कारकर्दगी रही। पता चल रहा है कि एक टीम वर्क है। महमूद साहब, टॉस का आपने कहा कि पाकिस्तान लकी रहा, कल का भी टॉस जीता उसने। कहा जा रहा था कि ये जो पिच है इस पे ये काफ़ी मुश्किल पिच थी, रन को चेस करना 135 हदफ जो दिया वो इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन उसको चेस करना मुश्किल था जिस हिसाब से वो कहा जा रहा था कि वो पिच है। तो आप समझते हैं कि हमें एक ये हमारा एक ये फैक्टर भी लिया, लक फैक्टर, कि हमने टॉस जीता और हमने पहले जो है बॉलिंग करने का फैसला किया। अगर शारजा की पिच की हम बात करें तो शारजा का मैदान दुनिया का वो वाहिद क्रिकेट मैदान है जहाँ सबसे ज़्यादा क्रिकेट खेली जाती है। पाकिस्तान का भी होम टाउन बना हुआ है, अफगानिस्तान भी यहीं खेल रहा है, IPL भी और PSL भी। और ये अगर हम स्टैट्स देखें तो दुनिया के वाहिद ग्राउंड्स में से होगा जहां सबसे ज़्यादा क्रिकेट खेली गई है। इतनी क्रिकेट खेलने के बाद वहां पर अगर आप ग्राउंड भी देखें तो बहुत ज़्यादा जो है वो अनइवन सा भी है कि आपको बड़ी बॉल प्रॉब्लम के साथ आती है। लेकिन उसके बावजूद ये है कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है वहाँ पर टॉस जीतने के बाद, बड़ा ग्राउंड है। और सबसे अच्छी बात यह कि पाकिस्तान टीम का एक विनिंग कॉम्बिनेशन बन गया है। बहुत सारा कहा जा रहा है कि जी इसको खिलाएं उसको खिलाएं, और खिलाड़ी ये जिस तरीके से कल भी जो है मोहम्मद रिजवान ने जो है वो बैटिंग की है तो बिल्कुल बहुत खूबसूरत बैटिंग की है। और यही वहाँ पर मैचेस हैं कि अगर अब उसके बाद पाकिस्तान ने जो है अफगानिस्तान के साथ खेलना है। अफगानिस्तान के लिए ये है कि वो बिल्कुल ये होम ग्राउंड उनका बना हुआ, तो अफगानिस्तान के साथ मैच जो है वो इतना आसान नहीं होगा। अच्छा, फिर कल के मैच में ये था कि लोगों में जोश जज्बा इसलिए ज्यादा था कि न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान आके वापस चली गई सिक्योरिटी का बहाना बनाकर। वही यही हमने कल मैच में भी देखा कि लोग सिक्योरिटी के नारे बहुत ज्यादा लगा रहे थे। तो पूरी दुनिया को एक मैसेज गया कि पाकिस्तान टीम इस वक्त बेहतरीन विनिंग कॉम्बिनेशन में। और जितने लोग ये कह रहे थे भारत के मैच में भी कि ऑन पेपर पाकिस्तान की साइड अच्छी नहीं है, उन तमाम नक्कादों को जो है वो बाबर 11 ने चुप करा दिया। और बात ये कि इस वक्त टीम जो है वो नए खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है और टीम एक राइजिंग उसके अंदर जा रही है। और बहुत अच्छी बात है कि आने वाले वक्त में यही अगर कॉम्बिनेशन बरकरार रहता है तो यकीनन पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतने के करीब हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह कि बाबर आजम 11 ने इंडिया का मैच जीतने के बाद ड्रेसिंग रूम में उन्होंने यही कहा कि बिल्कुल आप जश्न मनाएं, खुशियां मनाएं, लेकिन आप अपना सर धीमा रखें, नीचे रखें और अगले मैचेस पे फोकस करें। आज भी जो है जो पाकिस्तान टीम के कोच है मैथ्यू ईडन या वर्नर फ्रेंडर है बॉलिंग कोच, और फील्डिंग कोच अब्दुल मजीद, फील्डिंग की बहुत ज़्यादा तारीफ की जाए
तो पाकिस्तान टीम फील्डिंग बहुत अच्छी कर रही है इस वक्त, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। और यकीनन इसका क्रेडिट काफ़ी हद तक रमीज़ राजा को भी जाता है कि रमीज़ राजा जब से पीसीबी के चेयरमैन आए और आते ही उन्होंने जो एक उनकी नज़र में हो सकता है कि वो सही काम हो कि उन्होंने जो कोचिंग स्टाफ पर अदा करके ये फॉरेनर कोचेस लगाए, तो भारत रिजल्ट जो है वो उसके अच्छे आए और रिजल्ट जो है वो यकीनन अब वो रमीज़ राजा की भी फेवर में जाएंगे कि पाकिस्तान टीम जो है फतह के रास्ते पे गामज़न है। बिल्कुल। अच्छा महमूद साहब, हमने भारत से मैच देखा, जीता, फिर उसके बाद हमने कीवीज़ न्यूजीलैंड से भी मैच जीता, तो जब जो आने वाली टीमें हैं उससे एक प्रेशर बिल्डअप हो गया होगा पाकिस्तान का, क्योंकि 2 बड़ी टीमों से हम मैच जीत चुके हैं। अच्छा, सोशल मीडिया पे कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कल हमने देखा बड़ी मीम्स बने, शरारतें लोगों ने की, सिक्योरिटी के जो है नारे भी लगाए गए और कुछ मैसेजेस ऐसे भी थे कि भारत और न्यूजीलैंड से जीत गया, अब आगे जो भी हो, मतलब इतना लोग ये देखें आप, हर आदमी का एक शौक है और जैसे कहा जाता है कि क्रिकेट जो है पाकिस्तान इंडिया में को मज़हब का दर्जा रखता है, कर हम तो उसको मज़हब नहीं कहेंगे, लेकिन ये कि पाकिस्तानी, और जाहिर बात है बहुत ज़्यादा क्रिकेट, अब जब क्रिकेट चल रहा होता है तो लोगों को और कोई चीज़ नज़र नहीं आती। तो यकीनन, और ये पहली दफ़ा हुआ है कि पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप या वर्ल्ड कप में अपने इब्तदाई 2 मैच कंसेक्यूटिव जीते हों, वरना पाकिस्तान टीम का आगाज़ हमेशा इस तरह होता है कि रोते धोते होता है और फिर एंड में जाके जो है आप फाइनल तक या सेमीफाइनल तक रसाई हासिल करते हैं। अगर हम 92 में भी देखें तो पाकिस्तान इब्तदाई मैच हार गया था, लेकिन फिर उसके बाद आपके वज़ीर आज़म इमरान खान जो उनकी क़यादत में टीम अपलिफ्ट हुई और फिर 92 का वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी जीती, T20 वर्ल्ड कप भी आप जीत चुके हैं यूनुस अहमद की सरबराही में। तो पाकिस्तान टीम का आगाज़ अच्छा है, 2 मैच दोनों बड़ी टीमें। अब इसके बाद आपके ग्रुप के अंदर नमीबिया है, अफगानिस्तान के साथ मैच अच्छा होगा, चूँकि अफगानिस्तान जो है उनका होम ग्राउंड जो है वो UAE है, शारजा, यहाँ खेलते हैं, उनके स्पिनर्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, सपोर्टर्स बहुत हैं और काफी अनप्रेडिक्टेबल टीम है। हाँ, कल भी यूनुस खान कह रहे थे कि हमने ये भी देखा है कि सिर्फ 15-20% UAE के अंदर तमाशाई पाकिस्तान की फेवर में थे और बाकी 70-75% झंडे जो नजर आ रहे थे वो अफगानिस्तान के नजर आ रहे थे। तो यकीनन जो पाकिस्तान को UAE के अंदर एक एज मिलता है, अफगानिस्तान के अंदर वो एज UAE में जब मैच होगा अगला, तो वो अफगानिस्तान के साथ मैच तो वो अफगानिस्तान को मिलेगा, चूंकि अफगानिस्तान से आए हुए लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टर्स हैं उनके लिए और वो अपनी टीम को बैकअप करेंगे। ठीक चलते हैं अपनी अगली खबर की जानिब। और इस खुशी की खबर के बाद एक इस परेशानियों में जब इस तरह की खबरें मिलती है, जब हम मैच जिस तरह हम लोगों ने जीता तो एक जश्न का समा था। इस वक्त पाकिस्तान के हालात की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, खुसूसन महंगाई के हवाले से। और अब कहा जा रहा है कि 1 नवंबर से पेट्रोल मज़ीद महंगा होने का इम्कान है और 1 नवंबर से पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये तक इजाफे का इम्कान है, जबकि डीज़ल की कीमत में 9 रुपये फ़ी लीटर तक इजाफे का खदशा है। जैसा कि आप जानते हैं कि 16 अक्टूबर को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ था और 12 रुपये फ़ी लीटर तक पेट्रोलियम मसनूआत महंगी की गई थी। और अब 16 तारीख को और अभी कुछ दिन भी नहीं गुजरे हैं, दोबारा कहा जा रहा है 1 नवंबर से कि पेट्रोलियम मसनूआत में दोबारा इजाफे का इम्कान है। महंगाई इस वक्त अपनी मेरे ख़्याल है तारीख की सबसे ज़्यादा बुलंद तरीन सतह पर है और आवाम बहुत परेशान है। किस तरह आवाम गुजारा करे, किस तरह वो अपने घर का चूल्हा जलाए, किस तरह से वो खाए। गरीब आवाम तो परेशान है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा वो लोग परेशान हैं जो कि किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते, मांग नहीं सकते। मिडिल क्लास तबके की बात की जाए तो वो भी इस वक्त हमें कोलैप्स होता हुआ दिखाई देता है। इस हवाले से बात करते हैं महमूद रियाज साहब। जी महमूद रियाज साहब, अभी इतने दिन नहीं गुजरे हैं, 16 अक्टूबर, और इस साल अगर हम देखें तो कई बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है और अब कहा जा रहा है कि मज़ीद 8 रुपये तक इजाफा होने का इम्कान है। हुकूमत किसी को ऐसा लगता है कि जवाबदेह नहीं है। एक तरफ सारे लोग खुशियाँ मना रहे हैं वर्ल्ड कप में जीत के, उस चक्कर में सारी महंगाई भी बढ़ते जा रहे हैं कि आवाम को उधर ना है। पेट्रोल कई दफ़ा हम कह चुके हैं, बात कर चुके हैं, बुनियादी ज़रूरत की चीज़ है। कौन सा आप IMF से कैसे समझौते कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि मुख्तलिफ जो है वो पेट्रोल की कीमतें जो है वो बढ़ती जा रही हैं। और अभी फिर जैसे कहा जा रहा है कि 8-9 रुपये अगर पेट्रोल बढ़ा देंगे तो यकीनन महंगाई का तूफान आएगा। इस वक्त अगर आप देखें कि आम जो तालिब इल्म खास तौर पे थे, छोटे फासले की जो चिंची रिक्शा जो चलता है जिसमें 4-5 आदमी बैठ जाते हैं, जो स्टूडेंट वगैरह से 10-15 रुपये लेता था वो भी अब 45 रुपये एक सवारी का ले रहा है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो है वो किराए, लोगों तो गाड़ियाँ खड़ी कर देंगे। आपने देखा जो एयरलाइंस हैं, जो निजी एयरलाइंस हैं, उन्होंने अपने किराए बढ़ा दिए, फिर अब ट्रेन के किराए भी बढ़ा दिए गए हैं।
तो जो बेचारे ट्रेन से सफ़र करने वाले, इवन आपने रक्षा टैक्सी की बात की, किस तरह लोग गुजारा करें? ये हुकूमत कोई जवाब भी नहीं दे रही। क्या IMF से मामला सेटल हो गए हैं? ना ये बता रही है। अपोजिशन भी मुसलसल जो है पूछ रही है। इवन शहबाज शरीफ साहब ने तो ये भी कहा है कि या पार्लियामेंट में लाएं जो भी IMF की मुतालबात हैं, जो भी सेटलमेंट हुई है वो हमें बताया जाए। लेकिन हुकूमत की खामोशी क्या कह रही है? क्या IMF से भी मुज़ाकरात ऐसे तो नहीं हो रहे? 2 दफ़ा जो मुज़ाकरात हुए हैं वो बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गए और टीम को जो है वो वैसे ही वापस आना पड़ा। लेकिन आपको ये कुछ भी है कि आपको महंगाई को कंट्रोल करने के लिए पेट्रोल इस तरीके से अगर आप बढ़ाते जाएंगे तो उसके बाद ट्रेन की कीमत भी बढ़ गई। और ट्रेन के साथ जो सबसे बड़ा है, जैसे तैसे रेलवे कुछ खड़ी होने जा रही थी कि जो इनके जो जो आपका जो माल बरदार ट्रेनें होती हैं उसके किराए में भी इजाफा किया जा रहा है, जो कि सामान की तरसील का एक अहम जरिया है। तो यकीनन फिर महंगाई का तूफान आएगा, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। एक सिर्फ आप जब पेट्रोल बढ़ा देते हैं तो हर आदमी उसमें अपना हिस्सा डालता है, वो महंगाई फिर बढ़ती जाती है। आप हर 10-15 दिन के बाद जब आप 8-9 रुपए पेट्रोल बढ़ाएंगे तो आम आदमी की तो कुव्वत खरीद है वो वैसे ही ख़त्म हो चुकी है। तो इसके बाद जो है वो मसाइल और ज़्यादा बढ़ेंगे और आम आदमी के लिए ज़िंदगी गुजारना जो है वो बिल्कुल अजीरन हो जाएगा। और हुक्मरान तबके को ऐसा लगता है, अपोजिशन भी सिर्फ बातें कर रही है और हुक्मरान बढ़ाए जा रहे हैं, तो अवाम जो है वो बेजारो मददगार खड़ी है और दोनों तरफ देख रही है, कहीं से भी उसे कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, ताज़ा हवा का झोंका नहीं मिल रहा है। महंगाई के अंदर वो पिसते जा रहे हैं हर चीज़ में। पेट्रोल, एक सिर्फ पेट्रोल बढ़ता है तो उसके बाद और आपके ऐसा निज़ाम तो है नहीं कि पेट्रोल के बाद अगर किसी ने आटा बढ़ाया या किराया बढ़ाया ये दीगर अशिया खुर्दनोश की महमूद साहब, अगर हम ये PTI की हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी देखें और कंपैरिजन करें तो 2018 में जो अशिया खुर्दनोश की कीमत है, जैसे चीनी, आटा, दाल, चावल, जो मेन चीज़ें जो घर में खाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, वो डबल हो गई हैं 3 सालों में। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि महंगाई हमेशा होती है लेकिन एक परसेंटेज होती है, डबल हमने नहीं सुना कि इतने वक्त में। जब इस तरीके से तूफान आएगा और मैनेजमेंट आपकी कुछ होगी नहीं तो जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं या जो ये आपके जायजे जारी करती हैं वो तो किसी के रोब में नहीं होती, वो तो इंडिपेंडेंट उनकी रिसर्च होती है। और जब उन्होंने कहा है कि जनाब दुगनी हो चुकी हैं कीमतें, तो यकीनन उन्होंने सही कहा है कि आज से 3 साल पहले अगर आप आटा देख लें, चावल देख लें, चीनी देख लें और दूध देख लें कि हर आदमी को कहता है 40 रुपए बढ़ा देंगे, 30 रुपए बढ़ा देंगे। चीनी कहाँ से कहाँ जा चुकी है। और आटा, चावल, चीनी, ये तो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं। मतलब ये तो कहते हैं कि चलो गरीब आदमी और कुछ नहीं करेगा, एक चाय और रोटी तो खा लेगा। मतलब अब तो आप बिल्कुल जो गरीब आदमी से निवाले ही, मतलब आप उसे भूखा मारना चाह रहे हैं कि वो कहाँ जाएगा। रोजगार के मौके नहीं है। कोविड के बाद से अब तक जो यौमिया उजरत पे काम करने वाले लोग हैं, जो जिसको हम दिहाड़ीदार तबका कहते हैं, वो अभी तक संभल नहीं पाया है। प्रॉब्लम्स अपनी जगह पर मौजूद हैं। और उसके बाद 3 साल हो गए। 3 साल के बाद यकीनन 2 साल जो हैं अब वो इलेक्शन की एक सरगर्मियाँ शुरू हो जाएंगी। PTI को भी उसमें जाना है, तो उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि अगर वो इमरान खान साहब चाहते हैं कि वो 5 साल बाद दोबारा आएँ और वो करें, तो उनको बहुत इसके ऊपर काम करना होगा, आवाम को रिलीफ देना होगा। और आवाम को रिलीफ सिर्फ पेट्रोल की मद में और सिर्फ यही होता है कि आप पेट्रोल उनको सस्ता कर दें और उनके खाने पीने की चीज़ें सस्ता कर दें, और उस तरफ हुकूमत की तवज्जो नज़र नहीं आ रही कि जो आने वाले वक्त में। और फिर ये कम नहीं हो रहा है। पहले तो होता था कि पेट्रोल चलो आपने 2-4 रुपये बढ़ाए, 1-2 रुपये कम कर दिया। अब ये दूसरी तीसरी दफ़ा है कि मुसलसल 7-7, 5-5 रुपये, 8-8 रुपये का इजाफा हो रहा है। तो फिर तो ये समझ से बाहर है कि सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा। और अच्छा, महमूद साहब, हम देख रहे हैं कि मुल्क में भी हर तरफ एहतजाज हो रहा है। PDM भी एहतजाज कर रही है। उसके अलावा सिविल सोसाइटी की बात की जाए या जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी ने भी 29 अक्टूबर को जलसा इस सिलसिले में मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान किया है। तो आपको लगता है कि PDM या अपोजिशन अपना रोल सही वक्त पर अदा कर रही है या बहुत देर से उनको होश आया? अगर पहले हमने उनके जितने भी जलसे देखे PDM की, तो उनका फोकस महंगाई की तरफ नहीं था, आवाम की तरफ नहीं था, दूसरी चीज़ों पे था और एक दूसरे को बयानबाजी, घर भेजने की बातें। अगर पहले ही ये कुछ पहले ही कुछ एक्शंस लिए जाते अपोजिशन की तरफ से, तो भी हुकूमत पर प्रेशर आता। यकीनन हुकूमत इसीलिए तो अपनी मनमानियां कर रही है। उनको पता है कि अपोजिशन एक पेज पर नहीं है। हाँ। आप PDMA में कभी हम देखते हैं कि पीपल्स पार्टी निकल जाती है, कभी जो है मुस्लिम लीग नून अलहदा नजर आ रही होती है, कभी जो है वो मौलाना फजलुर रहमान जो है वो अपनी बातें कर रहे होते हैं। जी। तो तमाम का जो किबला जो है वो अलग अलग सिमत पर है। हाँ। बहुत कम पॉइंट्स पे ये यूनाइट होते हैं। जलसा तो इन्होंने अभी भी कराची में भी किया और दूसरी जगहों पर भी किया, लेकिन उसके बावजूद ये कि हालात, और फिर गवर्नमेंट को ये पता है कि आप कहेंगे किसी भी इशू के ऊपर PDM जो है वो एक नहीं होती। और
ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की आवाम को तमाम सियासी जमातों ने, चाहे वो सरकारी हों या अपोजिशन में, उन्होंने बेयारो मददगार छोड़ दिए और किसी को भी अब पाकिस्तान के अंदर जो है वो आवाम का दर्द नहीं रहा है। यकीनन लोग बातें करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब तरक्की के और चीज़ें सस्ती होने के साम्राज्य जो है आवाम तक पहुँचेंगे तभी उसका फ़ायदा होगा। बिल्कुल। और महमूद साहब, कराची के शहरियों को एक और महंगाई का झटका लग गया है, वो भी बता दें हम, जो हमारे नाज़रीन हैं कराची के देखने वाले। नेपरा ने कराची के सार्फिन के लिए 69 पैसे फ़ी यूनिट जो है वो बिजली बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। तो बिजली अभी कुछ दिन पहले ₹1.35 महंगी हुई थी और अब दोबारा महंगी हो गई। इतने झटके लग चुके हैं पाकिस्तान की आवाम को कि अब वो बर्दाश्त करने की ना जिस्म के अंदर ना वो जिसे कहते हैं ना इम्यून सिस्टम पाकिस्तानी आवाम का ना अब जवाब दे गया। और बिजली बस उसके बाद बिजली के बिल बढ़ेंगे। और बिजली एक ऐसी चीज़ है कि पाकिस्तान का बड़े से बड़ा आदमी जो है वो बिल भरता हुआ दिखाई देता है। अगर आपका बिल ज़्यादा आ गया तो कहते हैं जी पहले ये भर कर आएँ, अगली बात बाद में होगी। तो बड़े से बड़ा जो है उसको बिल जमा कराना पड़ता है। जो यूनिट आपके थे कम से कम वो बढ़ गए। यकीनन ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बहुत ख़तरनाक हद तक आवाम की जो है वो एक कुव्वत है जिसे कहना चाहिए ख़रीद को कम कर रही है। उनके जो आमदनी वही है, आमदनी कहीं से बढ़ नहीं रही बल्कि और स्क्यूज़ होती जा रही है। उसमें आवाम का 2 वक्त की रोटी कमाना और खाना दोनों ही मुश्किल हो गए। इस पर आप बिजली भी बढ़ा देंगे, समझ से बाहर है कि इतनी प्लानिंग करके आप उसके बावजूद भी आप बिजली भी बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल भी बढ़ा रहे हैं, अशिया खुर्दोनोश भी बढ़ा रहे हैं, कोई चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है। बिल्कुल। और महमूद साहब, जब हुकूमती वज़रा जो जितने भी हैं उनसे जब बातचीत की जाती है तो वो कोई वैलिड हमें जवाब नहीं देते। एक तो पिछली हुकूमतों पे वो मुसलसल डालते रहे, लेकिन अब तो आपको 3 साल हो गए हैं, अब तो आपको कारकर्दगी दिखाएं। हजार 2,000 लीटर पेट्रोल मिल जाता है। वज़रा ने तो कभी बजट नहीं बनाया होगा ना 15,000 रुपए में कि घर किस तरह चलाना है। वज़रा ने तो जाके कभी कोई पेट्रोल नहीं डलवाया होगा कि 200 का पेट्रोल डाल दो या 300 का पेट्रोल डाल दो, या किसी वजीर की बेगम ने कहा कि भाई ये आज 2 किलो आटा सिर्फ लेकर आना, इतने ज्यादा पैसे नहीं है, चीनी इतनी महंगी होगी। इनको तो पता नहीं, इनके तो फंड बढ़ जाते हैं, इनकी तो तनख्वाहें बढ़ जाती हैं। चीनी महंगी मुसलसल हम देख रहे हैं हो रही है। और उस पर क्या जो पीटीआई के वज़रा हैं वो कहते हैं, पहले हमने स्टेटमेंट सुना कि 9 दाने चीनी कम कर दें। और चौधरी साहब ने बोला जब हम मैच जीते, बहुत खुशी की बात है, उन्होंने कहा अगर चीनी आज 250 रुपए किलो भी हो गई तो भी लोग सेवैयां बनाएंगे। इस तरह के स्टेटमेंट देना नॉन सीरियस अप्रोच है। इससे पता चल रहा है कि आपके जो हुक्मरान हैं उनको कितना दर्द है। मतलब पहले भी कीमतें बढ़ती रही हैं, लेकिन कभी हुक्मरान तबके ने इस किस्म का मजाक नहीं उड़ाया। कोई वजीर आके मशवरा देता है कि 9 दाने चीनी कम कर लो, कोई कहता है एक वक्त चीनी ना पिएं, चाय कम कर दें, कोई कहता है कि जी वो उल्टे चम्मच से घी लगाएं। इस किस्म के मशवरे जो है वो पीटीआई को ही जेब देते हैं। और वो जिस तरीके से अवाम का इस्तेसाल तो कर रहे हैं और मजाक भी उड़ा रहे हैं उनकी इज्जत नफ्स का, कि वो ये नहीं सोचते कि कोई आदमी की कुव्वत खरीद कितनी है, वो कितनी चीज़ें खरीद सकता है। इस किस्म की बातें करना सोशल मीडिया पर आकर ऐसा लगता है कि ये तो खुद पाकिस्तान अवाम का जो एक मजाक उड़ाने के बराबर है। बिल्कुल। और अब हम बात करेंगे हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी के हवाले से। जब पाकिस्तान तहरीक हुकूमत आई 2018 में तो बहुत सारे वादे किए गए थे आवाम से। उनमें से एक वादा ये था कि महंगाई को कम किया जाएगा, लोगों को रोज़गार दिए जाएंगे, 1 करोड़ नौकरियों की बात की गई थी, 50 लाख घरों की बात की गई थी। इसके अलावा ये भी कहा गया था कि लूटी हुई दौलत वतन वापस लाएंगे और मुल्क को जो बैरूनी कर्जे हैं उससे निजात मिलेगी। इस तरह के कई ऐसे ख्वाब थे जो पीटीआई की हुकूमत ने पाकिस्तान की आवाम को दिखाए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ख्वाब अधूरे के अधूरे रह गए। बल्कि कोई एक चीज़ हमें ऐसी नहीं नज़र आती जो कि पूरी हुई हो। और सर महंगाई की हम, क्योंकि ज़ाहिर है आज कल महंगाई इतनी ज़्यादा है, हर चीज़ बढ़ रही है। अशिया खुर्दोनोश की अगर बात की जाए तो मुसलसल कीमतें बढ़ रही हैं। और 3 साल जैसे कि मैंने अभी बताया कि आदाद शुमार जारी किए गए हैं जिसके मुताबिक कि चीज़ें जो हैं वो डबल हो गई हैं। अगर मैं आपको बताऊँ कि पेट्रोल की कीमत 93 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर से बढ़कर 138 रुपये 73 पैसे तक पहुंच गई है। उसके अलावा चीनी की अगर बात की जाए, चीनी 83% बढ़ी है, 54 रुपये मतलब 54 रुपये किलो फ़रोख्त हो रही थी और अब चीनी कहीं 110 रुपये फ़रोख्त हो रही है, कहीं 100 रुपये फ़रोख्त हो रही है। तो हम देख रहे हैं कि डबल चीज़ों की प्राइसेस हो गई हैं। वही बिल्कुल ये इस 3 साल के अंदर जो महंगाई हुई है, और वो बात तो फिर सही है कि पिछले जो 70 साल की महंगाई और 3 साल की महंगाई जो है
वो आपने बराबर कर दिए। और यकीनन जब कुछ आपके पास है ही नहीं, कोई रिसोर्सेज नहीं है, चीनी की फसल, चीनी जब आती है शुगर केन, पता चला जी आप एक्सपोर्ट कर देते हैं, आटा भी आप एक्सपोर्ट, गंदम भी आप एक्सपोर्ट कर देते हैं, फिर आप इंपोर्ट कर रहे होते हैं, कभी चीज़ों पे सब्सिडी दे रहे होते हैं, कभी कहते हैं जी इतने 1000 टन जो है चीनी खरीद ली जाएगी, और उसके बाद जो चीनी का शुगर माफिया स्कैंडल है उसके नताइज भी सामने नहीं आते। वो नताइज आते हैं तो उनके अंदर हुकूमती ऐवानों में बैठे हुए लोग होते हैं, उनके खिलाफ भी किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं आती, और बस इसी तरीके से ये चल का मामला है कि अच्छा महमूद साहब, एक तो महंगाई हमारे मुल्क में बढ़ रही है, दूसरा हम ये देखते हैं कि जो माफियाज हैं उनकी वजह से भी एक मसनूई महंगाई बढ़ रही है। एक तो जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, दूसरा वो जो अपनी मनमानी कीमतों पे चीज़ें बेचते हैं। जैसे एक लिस्ट आई कमिश्नर कराची के पास, उस रेट लिस्ट पर चीज़ें फ़रोख्त नहीं होती, चाहे वो सब्ज़ियाँ हों, चाहे वो अशिया खुर्दनोश हो, चीनी हो, दाल हो, चावल हो। PTI की हुकूमत ने जब आई थी तो बार बार ये कहते थे हम इन माफियाज पे हाथ डालेंगे और हम ये जो माफियाज का सिस्टम है इसको कंट्रोल करेंगे, चाहे वो पेट्रोल माफिया हो, चीनी माफिया हो, आटा माफिया हो, इस तरह के जितने लोग हैं। लेकिन अभी तक हमने नहीं देखा कि इस तरह के कोई किसी ने हाथ डाला हो या इसमें कुछ कमी आई हो। तो क्या सर कहेंगे माफियाज बहुत स्ट्रॉन्ग है, कोई हुकूमत इस पर हाथ नहीं डाल सकती? लॉ एंड ऑर्डर क्या मुल्क में नहीं? माफिया पे कैसे हाथ डालेंगे? अगर आप गहराई में जाके मुआयना अगर आप इसका जायजा लें तो माफियाज तो खुद गवर्नमेंट है। इन माफियाज के ताने बाने सब हुकूमतों से मिले हुए होते हैं, कोई किसी का रिश्तेदार होता है, किसी की कोई मिनिस्टर से कुछ होती है, और ये सब एक ही लोग होते हैं, कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट हो रही होती है। उसके बाद आप शुगर स्कैंडल में देख लें कि वो कमीशन की रिपोर्ट भी आई, सब कुछ है, लेकिन फैसले नहीं हुए, किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई। और जब तक कुछ चीज़ों की महंगाई तो ये होती है कि वो सप्लाई एंड डिमांड पर होती है, और जब उसकी डिमांड बेहतर हो जाती है, जैसे हम टमाटर देखते हैं, टमाटर की कीमत ऊपर जाती है। अभी चूंकि रबीउल अव्वल का मौका था तो उस पर टमाटर की कीमत ऊपर गई, अब ईरान से टमाटर आना शुरू हो गया तो वो कम होना शुरू हो जाएगी, कीमत खुद ब खुद होता है। कुछ महंगाई तो आर्जी तौर पर होती है, लेकिन जैसे कि पेट्रोल और दीगर चीज़ें जब बढ़ती जाती हैं तो फिर ये वापस नहीं आती। आप ये 30 रुपए का इजाफा करके ले जाएंगे, एक दिन आवाम को ये खुशखबरी नहीं मिलेगी कि जी पेट्रोल जो है 20 रुपए आपने सस्ता भी कर दिया। अगर हम मुर्गी की बात करें, मुर्गी ऊपर जाती है तो मुर्गी 130 रुपए भी मिल रही थी, अगर आज अगर 265 रुपए है तो 130 रुपए भी मिल रही थी। इस किस्म की चीजें जो पेरिशेबल आइटम्स होते हैं, सब्जियां होती हैं, इनकी कीमत डिमांड सप्लाई पे चल रही होती है, ऊपर जाती है तो कंट्रोल, जब फसल ज्यादा अच्छी आ जाती है, कई जगह की फसल आ जाती है, कराची में सिंध के करीब की फसलें जो होती हैं जब वो आ जाती हैं तो रेट उनके गिर जाते हैं। जब तक पंजाब से, बलूचिस्तान से प्याज वगैरह ये दीगर चीज़ें आ रही होती वो महंगी होती फिर सस्ती हो जाती। लेकिन अगर हम कमिश्नर कराची की बात करें तो वो तो कहीं नज़र नहीं आते। एडमिनिस्ट्रेटर जो कराची हैं वहाब साहब, वो बड़ा काम तो कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद ये कि कमिश्नर कराची की लिस्टें वही पुरानी हैं। मुर्तज़ा वहाब को चाहिए कि इसके ऊपर जो है वो एक्शन लें। लोग कमिश्नर से एडमिनिस्ट्रेटर हैं, खुद जाएं। यकीनन उन्होंने बड़ा अच्छा इकदाम किया। कराची में कई जगह उन्होंने स्क्रीनें लगा के मैचेस दिखाए, आवाम को खुशी के उन्होंने लम्हात दिए, लेकिन आवाम को हकीकी खुशी उसी वक्त मैसर आएगी कि जब उनको सस्ती चीज़ें मिलें। तो इस तरफ उनको काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो प्राइस कंट्रोल करें, आवाम को रिलीफ दें, छापे मारें, लोगों को अपनी जो मशीनरी है उसको मुतहरिक करें कि लोग जाएं बाज़ारों में देखें कि क्या चीज़ें महंगी हैं, क्या हैं। हमने कराची में ऐसे भी कमिश्नर देखे हैं कि रमज़ान में जब फल महंगे हो रहे होते थे तो उन्होंने ठेले उल्टवा भी दिए और उन्होंने कहा कि ये गरीब आदमियों में बांट दिया जाए, तो लोग अपने ठेले छोड़ के चले गए। तो बड़े सख्त एक्शन की ज़रूरत है, तभी आपको कहीं से कोई राहत कहीं से मिलेगी कोई। बिल्कुल सही कहा महमूद साहब आपने कि बहुत ही सख्त एक्शन की ज़रूरत है। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ इसको करें, चेक एंड बैलेंस रखें, क्योंकि ऑलरेडी महंगाई का एक तूफ़ान है और फिर लोग अपनी मनमानी कीमतों पे चीज़ें अगर बेचेंगे तो फिर आवाम कहाँ जाएगी। मज़ीद बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। जी वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको सिटी एट 10 में खुशामदीद करते हैं। मैं हूँ ज़हरा रज़ा। चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब। शहर कायद के मसाइल की बात की जाए, कराची शहर के और ख़ास तौर पे कराची की आवाम की बात की जाए तो कराची की आवाम को एक बड़ा मसला पानी की किल्लत का भी है। पानी शहर कायद के बासी बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं, लेकिन पानी फरोशों का धंधा दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने लगा। आपको बताएं कि मंगो पीर और नॉर्दर्न बाईपास
जो एरिया है वहाँ पर घर घर वाटर हाइड्रेंट बन गए हैं। लोग अपने घरों से टैंकर भरकर इसको बाकायदा तौर पर बेच रहे हैं। मंगोपीर में सिटी 21 टीम वाटर माफिया की जब निशानदेही करने पहुंची तो इन माफियाज ने हमारे जो रिपोर्टर हैं सौलत जाफरी और कैमरामैन शेर फराज को 1 घंटे तक हब्से बेजा में रखा, उन पर तशद्दुद किया और धमकियां देकर उन्हें छोड़ दिया। जिसके बाद जो सिटी 21 की टीम है उन्होंने थाने जाकर इसकी रिपोर्ट भी लिखवाई, लेकिन कुछ ऐसा ख़ास काम नहीं हो सका। इस हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ सौलत जाफरी मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सौलत जाफरी। वालेकुम सलाम। जी सौलत, मुझे बताइएगा जब आप मंगोपीर पहुंचे और आपने इन माफियाज जो टैंकर माफियाज हैं उनकी निशानदेही करने की कोशिश की तो क्या रद्द अमल आया वहां से? आप लोगों को हफ्से बेजा में रखा और तशद्दुद का निशाना भी बनाया। जी बिल्कुल, शहर भर में पानी की किल्लत आपके और हम सबके सामने ही है और इसके ऊपर जब हमारी रिपोर्टिंग टीम मंगोपीर के इलाके में पहुंची क्योंकि उस इलाके से कई शिकायत मौसूल हो रही थी कि इन इलाकों में जो है वो इलीगल वाटर हाइड्रेंट चलाए जा रहे हैं, जिसकी निशानदेही पे हम मुकाम पे पहुंचे और मुकाम पे पहुंचने के बाद हमने अपनी सहाफती फराइज़ अंजाम देना शुरू किए तो अचानक हमारे असब से एक बंदा जो है वो मोटरसाइकिल पर आता है और उसने हमें असलहे के जोर पर दबाने की कोशिश करी, जिसके बाद एक करोला गाड़ी और एक वीगो गाड़ी में जो है वो कुछ नामालूम अफराद आए और उनकी जानिब से मुझ पे और मेरी टीम पे यानी मेरा कैमरामैन और मेरे ड्राइवर के ऊपर जो है वो हमला किया गया और इस हमले के दौरान मेरा ड्राइवर और मेरा कैमरामैन शदीद जख्मी भी हुए मुझ समेत। जिसके बाद मुलजमान की जानिब से असलहे के जोर पर हमें जो है वो अगवा करने की कोशिश की गई, जिसके बाद हमने बड़ी जो है वो तामुल का इजहार करते हुए हमने उनसे बात करी और उनको इस बात की यकीन दहानी कराई कि आप किसी किस्म की भी कोई तस्वीर या कोई वीडियो जो है वो मंजर हम पर नहीं आएगी और ना ही नशर की जाएगी। जिसके बाद उन्होंने हमें उस मुकाम से जाने की जो है वो इजाजत दी और बदतरीन शिद्दत का मुझे और मेरी टीम को जो है वो निशाना बनाया गया। न सिर्फ निशाना बनाया बल्कि मुगलसात भी जो है वो हमें बकी गई, लेकिन सहाफती फराइज और सहाफती असूलों को जो है वो बदुए कार लाते हुए हमने सबर का दामन जो है वो थामे रखा। जिसके बाद हम वहाँ से निकले और मुझे ये भी बताइए कि जब आपने वाक़े की जाके पुलिस को इस वाक़े के हवाले से आगाह किया तो पुलिस ने वहाँ पे जाके कोई एक्शन लिया, कोई ऐसी चीज़ हुई, मतलब आप लोगों की मदद की? क्या पुलिस की तरफ से कोई आपको सपोर्ट मिली? जी बिल्कुल, जब हम उस मुकाम से बाहर निकले तो मैंने सबसे पहली कॉल अपने दफ्तर में करी और उसके बाद दूसरी कॉल मैंने जो जिले SSP हैं SSP वेस्ट अजीज साहिबा, उनको मैंने कॉल करी और उनको बताया और तमाम तर वाक़े से जो है वो उनको आगाह किया तो मालूम हुआ कि उन्होंने फौरी तौर पर मेरे पास SHO मंगोपीर समेत नफरी को भेजा और मैं उनके हमरा उस मुकाम पे दोबारा पहुंचा तो वहाँ तमाम तर चीज़ें जो है वो खत्म कर दी गई थी। जो इलीगल हाइड्रेंट चलाए जा रहे थे उसको ताला लगाकर बंद कर दिया गया था और जो नामालूम अफराद थे जिन्होंने 24 और सिटी 21 की टीम के ऊपर हमला किया वो भी वहाँ से जो है वो फरार हो चुके थे। हम एक मशकूक शख्स को हमने अपनी निशानदेही पर पुलिस की हिरासत में दिया, जिससे हमने ये कहा कि इसको इससे तफ्तीश करें ताकि ये मजीद नाम जो है वो सामने आ सके। लेकिन सही बहुत शुक्रिया सौलत जाफरी, आपका हमें अपडेट कर रहे थे। महमूद रियाज साहब, हमारे रिपोर्टर्स अपनी जानकर जो है ऐसे माफियाज की निशानदेही करते हैं और जाते हैं, लेकिन खुलम खुला जैसे इन्होंने बताया गन रख दी और फिर उन पे 1 घंटे तक हफ्से बेजा में रखा। तो ये जो माफियाज हैं इनको किसी किस्म का कोई डर नहीं है? नहीं, माफियाज तो होते हुए हैं जिनको किसी किस्म का डर ना हो। आप सहाफ़ी जो है, सहाफ़ी को तो आप कहते हैं ओपिनियन लीडर होता है, माशरे की सही तस्वीर की अक्कासी करना उसका काम है। और सौलत जाफरी तो बड़े अच्छे यंग टैलेंटेड रिपोर्टर हैं। ये एक जो आवाम की, हम सिर्फ ये नहीं करते कि स्टूडियोज में बैठकर मसाइल बयान कर रहे होते हैं बल्कि ऑन ग्राउंड जाकर हकीकत भी दिखा रहे होते हैं। और जो ये कहा जाता है कि कराची के अंदर पानी की किल्लत है, पानी की किल्लत बिल्कुल नहीं है, पानी की डिस्ट्रीब्यूशन का मसला है। आप शायद डिफेंस में रह रहे हैं, कराची की किसी बस्ती में रह रहे हैं, आपको जितना पानी चाहिए आपको मिल रहा है। अब वो पानी से आपके घर में लाइन के जरिए आ जाए या आप वो वाटर माफिया खरीद लें, पानी तो मिल रहा है सबको ना। डिस्ट्रीब्यूशन का मसला है, उस डिस्ट्रीब्यूशन को रोक कर जो आपने कहा कि अगर आप मंगोपीर करें और यकीनन
कराची के अंदर कोई वाटर हाइड्रेंट बगैर पुलिस की सरपरस्ती के चल ही नहीं सकता। इतनी बड़ी माफिया, इनको एक एक चीज का पता होता है। और उस पर जब हमारे रिपोर्टर सहाफी जाते हैं, ऐसी जगहों की निशानदेही करते हैं, तो उनको मारा जाता है, हब्से भेजा में रखा जाता है, और उसके बाद उसकी रिपोर्ट भी नहीं की जाती, और उसके बाद जो है वो दूसरे अफराद को गिरफ्तार कर दिया जाता है, जिसपे की सहूलतें कल भी जो है, और बहुत ज्यादा इसके ऊपर सिर्फ ना सिर्फ सिटी 21 तो है इसीलिए कि शहर की खबरों को वो आवाम को दिखाए, लेकिन इस पर यह कि सहाफती तंजीमें, दीगर इदारों को सामने आना चाहिए। इस किस्म के यंग अच्छे टैलेंटेड जर्नलिस्ट जब अपनी जान जोखिम में डाल के आवाम के मसाइल दिखाने के लिए काम करते हैं, तो उनको सोसाइटी को प्रोटेक्ट भी करना चाहिए, उनको कानून नाफिज करने वालों को, इदारों को प्रोटेक्ट भी करना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो इस किस्म की क्राइम दिखाने के बाद उनकी अपनी जान खतरे में पड़ जाए। तो माशरे की सही अक्कासी और तस्वीर कौन दिखाएगा? सहाफी का काम है, और सहाफी जब अपना काम करता है तो सहाफी दिखाए भी और सहाफी उसके बाद पिटे भी, मतलब ये दोनों काम में उसके जिम्मे। और ऐसा मानना बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए वहां पर। मैं तो इस पे कहता हूं कि जो आईजी साहब हैं उनको लेना चाहिए एक्शन, और ऊपर से लेके नीचे तक जितने हैं, हर आदमी को पता होता है कि मेरे इलाके के अंदर क्या क्या जराइम हो रहे हैं और कितने वाटर हाइड्रेंट चल रहे हैं। कहा कि कराची में पानी की जो किल्लत नहीं है, पानी की डिस्ट्रीब्यूशन तकसीम का मसला है, और आपने ये भी कहा कि कोई भी वाटर हाइड्रेंट जो है वो पुलिस की सरपरस्ती के बगैर नहीं चल सकता। तो अब हम, मैं ये नहीं कह रहा सरपरस्ती, मैं इसमें कह रहा हूँ नॉलेज। देखिए, आप पानी लेने जा रही हैं, थैली में भर के तो नहीं लेकर आ रहे हैं ना। बड़े इलाकों में तो टैंकर जाता है, छोटे इलाकों में क्या तरीकेकार है कि वो बड़े बड़े केन्स होते हैं, सुजुकी के अंदर टंकियां रखी हुई होती है। जब मूवमेंट कर रही है तो पुलिस को यकीनन मालूम होना चाहिए कि यहाँ से पानी कहाँ जा रहा है। मतलब तो और खाली कराची में ही हम देख लें तो कराची में ही पूरा डिफेंस, डीएचए, उसके बाद क्लिफ्टन और भी बहुत सारे इलाके हैं जो कि चलते ही टैंकर पे हैं। आपके जो नल में पानी तो आता ही लाइंस में। तो ये जो आपने कहा अभी, ये तो बड़ी तकलीफ की बात है, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारे, मतलब कौन इसको देखेगा फिर? बिल्कुल देखना चाहिए। और बात ये कि एक तरफ तो लोग तो सोशल मीडिया पे सब कुछ आपको कटहरे में लाके खड़ा तो कर देते आप मीडिया को, लेकिन आप ये नहीं देखते कि यही मीडिया जो है वो रियासत का चौथा सुतून है, और उसको ये इन तमाम चीज़ों की सिर्फ निशानदेही करनी है कि अगर कहीं माशरे में किसी आदमी के साथ ज्यादती हो रही है, जोर जबरदस्ती हो रहा है, तो कौन तस्वीर, कैमरे की आंख ही दे ना, कैमरा खुद तो नहीं जाएगा ना, कैमरे के पीछे कोई कैमरामैन होता है, कोई रिपोर्टर होता है, कोई इस मसाइल को दिखाया जाता है। अब दिखाने के बाद 24 घंटे से ज़्यादा गुजर गए, उनको क्या करार वाकई सजा मिलती, क्या वो वाटर हाइड्रेंट बंद होता है, क्या जो है, अगर अब अवाम के साथ साथ जो पुलिस है और दीगर जो इदारे हैं, वाटर बोर्ड है या दीगर इदारे, क्या एक्शन लेते हैं उस इलाके में, उस वाटर, पहले तो माहौल एक क्रिएट किया जाता है कि आम आदमी उस वाटर हाइड्रेंट तक पहुंच ही नहीं सकता। इतने डर खौफ, मतलब कराची के अंदर अगर आप देखें वाटर हाइड्रेंट और मंशियात के अड्डे बराबर हो गए, लोग उधर जाते हुए भी डरते हैं, उधर जाते हुए भी डरते हैं। इतना एक वो कर दिया, चूंकि सरपरस्ती है जी, और वो बासर अफराद की सरपरस्ती हो सकती है। पुलिस इसलिए जिम्मेदार है कि उनके इलाके के अंदर अगर कुछ हो रहा है तो पानी ऐसी तो चीज नहीं है ना कि कोई जेब में डाल के ले जाएगा, ये ले जाएगा। जो गैर कानूनी हाइड्रेंट है वो तमाम लोगों को पता होता है इलाके के। जब वहां से पानी की नकलो हमल होती है, बड़े टैंकर जाते हैं, छोटी सुजुकियां जाती हैं, या इवन मोटरसाइकिलों पे भी लोग जो है बड़े बड़े ड्रम दोनों तरफ इन इलाकों में जहां वो गए हैं वहां तो पानी के बहुत मसाइल हैं, तो वहां मोटरसाइकिल पे बड़े बड़े ड्रम जो हैं ब्लू कलर के वो भी लगाकर जो पानी सप्लाई की जाती है। ऐसे कैसे हो सकता है कि वहां पर किसी को ना पता हो कि ये कौन गैर कानूनी हाइड्रेंट इसको रन कर रहा है? बिल्कुल। चलेंगे अपनी अगली खबर की जानिब और आपको बताएंगे कि कराची शहर में सिंध पुलिस की नंबर प्लेट्स दोबारा से इस्तेमाल होने लगी हैं। साउथ जोन में सिंध पुलिस की नंबर प्लेट और नीली बत्ती के साथ गाड़ियां हमें सड़कों पर घूमने लगी हैं, और इससे पहले भी काफ़ी दफ़ा ये हो चुका है। सिंध पुलिस की नंबर प्लेट के साथ शहर में बड़ी वारदातें पहले भी हो चुकी हैं। इस हवाले से बात करते हैं जी महमूद रियाज साहब। शहर सिंध मतलब शहर कराची में बात की जाए तो सिंध पुलिस की नंबर प्लेट्स की गाड़ियां, जाली नंबर प्लेट्स की गाड़ी, बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन, बड़ी अलार्मिंग है, और पहले वारदातें भी हो चुकी हैं। कहीं पर भी जब इलाके में पुलिस मोबाइल या गाड़ी नजर आती तो आम आदमी कैसे जज करेगा कि ये सही पुलिस है? पुलिस का डर खौफ वैसे ही कानून नाफिज करने वाले इदारों का इतना ज्यादा होता है यहाँ पर, तो आप उसको जज कैसे करेंगे कि सही है? आम आदमी तो यही देखता है कि पुलिस की वर्दी है, नीली बत्ती लगी हुई है, नंबर प्लेट लगी हुई, तो वो समझता है ये पुलिस की आई है। तो पुलिस को सबसे ज्यादा जरूरत है इसकी कि इसके खिलाफ एक्शन ले, इनकी सरकूबी करे, इनको पकड़े कि कौन लोग हैं जो इस हद तक। और फिर आपकी आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रीट क्राइम जो है उसकी वारदातें बढ़ने लग गई हैं। लोगों के जो है जेवरात, मोबाइल हो गए या बैंक से पैसे लेके निकल रहे हैं, ये 3 किस्म की वारदात वो हैं। ATM से लोग कैश लेते हैं और उसमें आ जाते हैं।
कि डायरेक्ट आवाम जो है वो इससे हर्ट होती है। तो इस तरफ खास तवज्जो की ज़रूरत है कि पुलिस के नाम पर जो है। महमूद साहब, एक तो जाली नंबर प्लेट्स लगाते हैं लोग, दूसरा जो नीली बत्ती है वो भी अपनी गाड़ियों में लगा लेते हैं कि लोगों को लगे कि जो है ये पुलिस की गाड़ी गुजर रही। नहीं, ये पुलिस की गाड़ी भी, पुलिस की गाड़ी भी है और एक जिसे कहना चाहिए सिंबल ऑफ स्टेटस भी बन गया। हर आदमी प्राइवेट गाड़ी में डैशबोर्ड के ऊपर एक नीली बत्ती रखी हुई होती है। पुलिस को रोके तो सही कि भाई आप किसी इमरजेंसी में जा रहे हैं, आपको फौरी तौर पे पहुंचना है। नीली बत्ती तो इसलिए होती है कि अगर आप सरकारी काम की अंजामदही में कहीं जा रहे हैं और आपको फौरी पहुंचना है तो आप वो हूटर लाइट ऑन कर लें, लोग आपको रास्ता दे दें, जिस तरीके से एम्बुलेंस पर होता है। लेकिन यहाँ तो एक खास तबका है, वो फैशन एक सिंबल ऑफ स्टेटस बन गया कि उसने डैशबोर्ड पे रखी हुई है। उसे रोक के पूछे तो सही कि भाई आपका ताल्लुक किस महकमे से है। और अक्सर जगहों पे देखा हुआ होता है कि डैशबोर्ड पे रखी हुई है, बच्चे गाड़ियां चला रहे हैं, ये फैमिली के साथ वो एंजॉयमेंट कर रहे हैं, तफरी जगहों पे मौजूद है, लेकिन वो नीली बत्ती, इसके खिलाफ भरपूर एक्शन होना चाहिए कि आप इंटाइटल हैं। कौन लोग हैं कि जो ये नीली बत्ती रख सकते हैं? कौन लोग हैं कि जिनको बड़ी इमरजेंसी में अपने काम की अंजामदही के अंदर जाना होता है और उसको इसके लिए उसको जरूरत होती है कि बहुत तेजी के साथ रश करता हुआ वहाँ पर पहुँच जाए, तो इसका भी सामने आना चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया महमूद रियाज साहब, आपका प्रोग्राम में तशरीफ़ लाया और आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत अलार्मिंग सिचुएशन, पुलिस को फौरी तौर पर इस पे काम करना चाहिए क्योंकि इससे जो है वारदातें भी बढ़ सकती हैं, मज़ीद पहले भी हो चुकी है, मज़ीद भी बढ़ सकती हैं। तो ये एक कानूनी तौर पर एक जुर्म भी है, फौरी तौर पर इसका एक्शन लेना चाहिए। मज़ीद बात करेंगे और जीत की खुशी सेलिब्रेट करेंगे। एक ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10, मैं हूँ ज़हरा रज़ा और अब हम सेलिब्रेट करेंगे पाकिस्तान की जीत। पाकिस्तान ने कल के मैच में भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए जीत अपने नाम की और भारत के बाद अब न्यूजीलैंड को भी 5 विकेटों से शिकस्त दी और पाकिस्तान ने 135 रन का हदफ 19 ओवर्स में बनाया। और पाकिस्तान की बात की जाए तो हमें टीम वर्क देखने को मिला कल, और चाहे वो बॉलिंग हो, फील्डिंग हो या फिर बैटिंग। और हारिस रऊफ़ ने बेहतरीन बॉलिंग करके मैन ऑफ द मैच का एजाज़ अपने नाम किया। एक पॉइंट पर हमें ऐसा लग रहा था जैसे मैच थोड़ा सा हाथ से निकलता जा रहा है जब इमाद वसीम आउट हुए, लेकिन उसके बाद आसिफ अली और शोएब मलिक ने जिस तरह से खेला, बड़ा ही ज़बरदस्त उनकी पार्टनरशिप थी। 48 रन्स उनके दरमियान उनकी पार्टनरशिप रही। आसिफ अली ने 27 जबकि शोएब मलिक ने 26 रन बनाकर जो है फ़तह पाकिस्तान के नाम की। यकीनन बहुत खुशी का दिन है। और पाकिस्तान की बात की जाए तो दूसरा मैच भी पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप T20 का दूसरा मैच भी अपने नाम कर लिया। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है फवाद मुस्तफ़ा साहब ने, जो कि क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। और इनके साथ साथ मौजूद हैं आसिफ खान साहब, आप भी क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, आपको भी वेलकम करते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने हमें वक्त दिया। मुस्तफ़ा साहब आपसे स्टार्ट करती हूँ। फवाद मुस्तफ़ा साहब, जैसा कि हमने कल देखा, टॉस से स्टार्ट करते हैं। कल भी पाकिस्तान इस मामले में लकी रहा और पाकिस्तान ने टॉस जीता और फिर बॉलिंग करने का फ़ैसला किया। आप क्या समझते हैं कि कहा जा रहा था कि ये जो पिच है शारजा की, ये बहुत मुश्किल है रन्स के हवाले से, तो ये भी एक लक फैक्टर भी पाकिस्तान को मिला, क्या कहेंगे? ऑब्वियसली जी, टॉस थ्रू आउट द टूर्नामेंट लग ये रहा है कि एक आपको बड़ा वाइटल रोल प्ले करेगा। जिस तरह की विकेट्स और जिस तरह की कंडीशन अभी तक देखने में आई है, और खास तौर पे ड्यू फैक्टर जो है वो भी एक आगे चल के और ज्यादा रोल उसका रहेगा। सो टॉस का एडवांटेज हमेशा रहता है, बट अपार्ट फ्रॉम टॉस पाकिस्तान अच्छा खेली। टीम वर्क जैसी आपने बात की कि टीम वर्क नजर आया, जिस खिलाड़ी के जहाँ जो रोल मिला वो उसने बेहतर तरीके से दिया। बहुत से लोग की बात की जी मुश्किल हो गया था या बड़े आखिर में जाके जीता। मेरा कहना है कि हर मैच आप T20 में 10 विकेट से नहीं जीत जाते। सो ये खेल का हिस्सा है, इस किस्म के कंडीशंस आते हैं। न्यूजीलैंड की भी बड़ी अच्छी बैटिंग थी जो स्कोर पर रिस्ट्रिक्ट हो गई। सो आपको भी इसी तरह टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा और आपको बहुत कुछ इस पे बेहतर से बेहतर करते रहना पड़ेगा। सो बड़ी अच्छी बात है कि टॉप 2 टीम से हमारे पहले 2 मैच हुए और वो दोनों हम जीत गए।
अब आने में नजर यही आ रहा है कि सेमीफाइनल में मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी होगी। कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इस ग्रुप में टॉप करें और अगले ग्रुप की नंबर 2 टीम से मैच खेलें। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही फवाद मुस्तफ़ा साहब। आसिफ खान साहब, आपकी तरफ आऊँगी। सर, जिस तरह से हमने कल उनका मैच देखा, हमें एक टीम वर्क दिखाई दिया, बॉलिंग, फील्डिंग और सब चीज़ें परफेक्ट थी। क्या कहेंगे इस हवाले से? क्या इसका क्रेडिट कैप्टनसी पे जाता है? कैप्टन बेशक एक लीडर होता है, लेकिन ट्रेनिंग भी अच्छे से हुई ऐसा लग रहा है। जी बिल्कुल, जब जीतते हैं ना आप, सब चीज़ें आपको सिंक्रोनाइज ही लगती है। कप्तानी का आपने जिक्र किया, बाबर आजम की कप्तानी की कल तारीफ ही हुई है, कमेंटेटर की तारीफ करे थे बाबर आजम की कप्तानी की, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें हेड कोच का जिक्र नहीं कर रहे हैं हम, तरफ से जाती है। सकलैन मुश्ताक का जिक्र ना होना मैं समझता हूँ जाती है। सकलैन मुश्ताक वो कोच है जो जिसको कोचिंग क्वालिफिकेशन उन्होंने हासिल की है और कोचिंग का तजुर्बा उनके पास है। न्यूजीलैंड को उन्होंने कोच किया, वर्ल्ड कप में वर्ल्ड कप में कप्तानी टीम को उन्होंने कोच किया। तो सकलैन मुश्ताक के आने से मेरे ख्याल से वो कामनेस आई है टीम में, वो माइंडसेट के अंदर कामनेस आई है जो मिसिंग थी। इससे पहले कोच मिसबाह रखते हैं, जो भी कोच थे इससे पहले, मैं नाम दे गया उनका, लेकिन कोचिंग से जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है वो नजर आया। बाकी बाबर आजम की कप्तानी तो अच्छी है और जब अच्छा कर रही है कि टीम को सब चीजें अच्छी लगती है। अभी भी इस टीम में जरा सी खामी अभी भी है, लेकिन खैर उसका जिक्र ना करें अभी तो बेहतर है। लेकिन अभी हर चीज सिंक्रोनाइज है और आपको अच्छी लगेगी। सही। तो फवाद मुस्तफ़ा साहब, आप मुझे बताइए कि ये जो ऑर्डर है, जिस ऑर्डर से हम खिला रहे हैं बैट्समैन को और जो टीम है, आपको लगता है कि आगे आने वाले मैचेस में कुछ चेंजेस की ज़रूरत है? और जो खिलाड़ी हैदर अली जैसे कहा जा रहा है, कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि उनको भी चांस दिया जाए, तो कुछ चेंजेस आपको लगता है होने चाहिए या ये टीम सही है? देखिए, विनिंग कॉम्बिनेशन है, 20 ओवर का मैच है, जब चेंजेस की जरूरत होती है तो करते हैं। कल आपने महमूद आजम को ऊपर को खिला दिया, तो जो मैनेजमेंट करेगी उसी हिसाब से होगी। 20 ओवर का एक मैच है और आपने मतलब इतनी ज्यादा क्रिकेट तो खेलनी नहीं, तो कोई जरूरत नहीं तो आप चेंज ना करें, आप विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाएं और आखिर तक वर्ल्ड कप जीत के आए। तो ये जो हमारी ये चेंजेस ही तो है जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को यहाँ पर लेके आ गई है। हमारी अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि हमें एक चीज ठीक चल रही होती है और हमें एक परेशानी हो जाती है कि सही क्यों चल रहा है, चाहे वो हालात, चाहे वो क्रिकेट हो। सरफराज अहमद ठीक चला रहे थे, टीम नंबर 1 थी, हमें परेशानी हुई, हमने कप्तान चेंज करना है, उसके बाद से फिर ये सिलसिला शुरू हो गया। तो अब जाके टीम दोबारा बेहतर कर रही है तो भी हम चेंज, तो हमको मेरे ख्याल से बहैसियत फॉर्म बड़ा प्रॉब्लम है कि हर सब चीजें ठीक होती है कहते चेंज ले आए। तो हमें बारे में सोचना पड़ेगा कि हर वक्त जरूरी नहीं होता चेंज लाने का। आप आज से 40 साल पहले देखें कितने टेस्ट क्रिकेटर 30 साल पहले खेले हैं और अगले इस 20 साल में कितने खेल गए, वो चेंज की वजह से। इसको भी ट्राई कर लो, उसको भी ट्राई कर लो। सो अगर आप किसी को पाकिस्तान कलर के काबिल समझते हैं तो उससे भरपूर चांस दे, और चेंज बहुत हल्के होता है। आप देखें दुनिया भर में कितने कप्तान चेंज होते हैं सालों में, और हम हर साल चेंज कर रहे होते हैं। तो हमें चेंज का बहुत शौक है, तो चेंज कोई जरूरत नहीं है, जरूरत ना हो चेंज की। बिल्कुल सही फहद मुस्तफ़ा। आसिफ खान साहब, ये मुझे बताइए कि अगर बॉलिंग के हवाले से बात की जाए तो शाहीन आफरीदी ने तो पहले मैच में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, कल भी उनकी कारकर्दगी अच्छी थी, लेकिन हारिस रऊफ ने जिस तरह बॉलिंग की और 22 रन देकर 4 विकेटें हासिल की और मैन ऑफ द मैच का भी करार पाए, वो क्या कहेंगे उनकी बॉलिंग के हवाले से? क्योंकि अक्सर उन पर तनकीद भी की जाती है, क्योंकि जो उनका जो बॉलिंग का स्टाइल है उस हवाले से कहा जाता है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने 4 विकेटें ली। देखिए 22 रन उन्होंने दिए, 4 विकेटें उन्होंने ली जी। कल उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की तो उनकी तारीफ हो रही है। हाँ। इससे पहले उन्होंने बॉलिंग इतनी खराब की थी, इतना उनकी परफॉर्मेंस खराब थी कि उनकी तारीफ नहीं हो सकती थी जी। इससे पहले तो ये क्रिकेट में शायकीन को ये सोचना चाहिए कि अगर एक्सपर्ट है कोई, उसने अगर किसी प्लेयर की बुराई की है तो बुराई करने की भी वजह होती है, और आज तारीफ कर रहे हैं तो तारीफ करने की वजह होती है। तो हारिस रऊफ ने अच्छा किया कि वो अपनी फॉर्म में वापस आए, उन्होंने बहुत कुछ नया किया है। यॉर्कर्स उनकी खास तौर पे बहुत अच्छी हो गई हैं। हाँ। और उनके बारे में जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था, जो उन्होंने तब्दीली की है, जो मुझे नजर आई हारिस रऊफ में, जो पहले नहीं करते थे वो आहिस्ता गेंद कर रहे हैं, वो स्लो गेंद करने का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं।
तो स्लोअर गेंद पर उनको विकेटें भी मिली है। तो ये तब्दीली हारिस रऊफ ने की है। हारिस रऊफ कोई पहले इतने अच्छे बॉलर नहीं थे। हारिस रऊफ में तब्दीली क्या आई है कि उन्होंने स्लो बॉल करना शुरू किया है, उन्होंने अकल का इस्तेमाल शुरू किया है, उन्होंने मौके की मुनासबत से बॉलिंग शुरू की है। तो ये तब्दीली हारिस रऊफ ने की है, जिसकी वजह से उनके नाक़दीन भी उनकी तारीफ करने पर मजबूर हो गए। बाकी शाहीन शाह अफरीदी हमेशा से ऐसे ही है। शाहीन शाह अफरीदी अंडर 16 से खेल रहे हैं पाकिस्तान की टीम में, अंडर 16 में थे, अंडर 19 में थे, और वो ऑस्ट्रेलिया भी गए थे। ऑस्ट्रेलिया उनके कोच मसरूर थे, और उन्होंने ये कहा था कि स्टीवन वॉ जो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान थे, वो ये कह चुके थे 2015 में कि ये लड़का 2019 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान से खेलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये शाहीन शाह अफरीदी तो पूरा एक सिस्टम से आए हैं, लेकिन हारिस रऊफ ने अपने आप को बेहतर किया, जिसकी वजह से वो तारीफ उनकी हो रही है। जी बिल्कुल। फवाद मुस्तफ़ा साहब, आपकी तरफ आऊँगी। ये मुझे बताइए कि जो सीनियर खिलाड़ी हैं जैसे शोएब मलिक हैं या हफीज़ हैं, उनकी मौजूदगी एक तो सामने वाली टीम पर कितना प्रेशर डालती है, और जो आपकी टीम है, जो आपके जूनियर खिलाड़ी हैं, उनको कितनी सपोर्ट मिलती है। जैसे कि कल शोएब मलिक ने एक जिम्मेदाराना बैटिंग का सबूत दिया और नज़र आया कि वो सीनियर खिलाड़ी हैं। देखिए, सीनियर खिलाड़ी जब टीम में होते हैं उनका बड़ा फायदा होता है। उन्होंने बहुत ज्यादा इस किस्म की सूरत हाल देखी होती है, उससे गुजरे होते हैं। और फिर जिस तरह से शोएब ने फिनिश किया, तो ऑब्वियसली उससे इम्पैक्ट आने वाले मैचेस में जरूर पड़ेगा। तो हमारे यहाँ सीनियर प्लस आपका एडवांटेज है कि ड्रेसिंग रूम में भी इतना ज्यादा एक्सपीरियंस शेयर हो रहा होता है। हफीज और शोएब की सूरत, बहुत से प्लेयर से तो इतनी क्रिकेट खेली ही नहीं है, तो ये इसका फायदा जरूर होता है। लेकिन माजी में होता ये था कि जब सीनियर होते थे और वो एक सियासत शुरू हो जाती थी, जो अभी नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल एक डिफरेंट टीम नजर आ रही है, क्योंकि जब आप सीनियर्स और जूनियर्स आपके साथ होते हैं तो उनको मैनेज करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली उन्हें मैनेज नहीं किया जाता रहा। माजी में यही हुआ कि जो कोच थे वो सीनियर से टाई डाल लेते थे। सो वो एक अच्छी चीज नहीं थी। कोच का रोल एक टीचर का रोल होता है, और टीचर को बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है अपने स्टूडेंट्स को आगे लाने के लिए, अपनी टीम को आगे लाने के लिए। सो वो बड़ापन जो है वो बहुत कम नजर आ रहा था। अब ये चीज मैं ज्यादा ऑब्वियसली सकलैन अपनी नजर आ रही है तो तारीफ इसलिए कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज नजर आ रही है ना, वही सारा कुछ कर रहे हैं और इतना पोटेंशियल पहले भी था। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने सारा सिखा दिया, लेकिन वो उन्होंने वो एनवायरनमेंट दिया है, प्लस वो उन पे ट्रस्ट कर रहे हैं। ज्यादा जहां बात करने की जरूरत है बात नहीं कर रहे, उनके उन सबको रोज दे दिए। तो इस वजह से हमें कुछ एकदम से बेहतरी नजर आ रही है। आपको सबसे अच्छी चीज एक नजर आएगी, आप ये देखिए कि आज से पहले कभी ऐसा होता था कि 12 प्लेयर आप अनाउंस कर दें, आप तो सुबह तक भी नहीं कर सकते। जैसी टीम के अगेंस्ट जो सबसे मुश्किल आपका मैच था, उसमें आप इतना ओपन आए, आपने अगलों को सरप्राइज दिया कि जी ये हमारे 12 खिलाड़ी हैं, इनमें से हम 11 खिलाएंगे, आपने जो करना है आप कर लें। सो इतना पॉजिटिव आना, ये बड़े अच्छे डिसीजंस होते हैं। तो जब आपने प्लेयर्स पे कॉन्फिडेंस करते हैं आप ही खेलेंगे और आप नहीं करके देना, तो अच्छे नतीजे बाजों का आने लग जाते हैं। बिल्कुल आपने सही फरमाया फवाद मुस्तफ़ा साहब और आसिफ अली खान साहब। अब हमारे साथ एक ब्रेक पे हमें जाना है, मिलते हैं एक नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं सिटी एट 10 में। मैं हूँ ज़हरा रज़ा और हमारे साथ मौजूद हैं फवाद मुस्तफ़ा साहब जो कि क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, उनके साथ मौजूद हैं आसिफ खान साहब, वो भी क्रिकेट एक्सपर्ट हैं और हम उनसे क्रिकेट के ही हवाले से बात कर रहे हैं। तो आसिफ खान साहब आपसे स्टार्ट करते हैं, आगे आने वाले मैचेस के हवाले से बात करें तो अफ़गानिस्तान की टीम है जो कि एक अच्छी टीम समझी जा रही है और कहा जा रहा है कि एक अनप्रिडिक्टेबल टीम भी है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म भी करती है, कभी कभी नहीं भी करती। और ख़ास तौर पे इस हवाले से भी क्योंकि उनका होम ग्राउंड है, वहाँ पर उनके सपोर्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं और तो ये जब टीम खेल रही होती है तो एक प्रेशर उस पर बिल्डअप हो जाता है अगर दूसरी टीम के सपोर्टर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो आने वाले मैच की किस तरह से आप देख रहे हैं? और अगर मैं ये कहूँ कि कल के मैच में कुछ लैप्सेस अगर हुए जो कि हर टीम में होते हैं, तो आप क्या आइडेंटिफाई करेंगे जो कि नेक्स्ट मैच में हमें उसको बेहतर करने की ज़रूरत है? देखिए लैप्सेस तो हुए हैं जी, लैप्सेस कम हुए। जैसे हसन अली की बॉलिंग है, हसन अली उस तरह से बॉल नहीं कर पा रहे हैं, उस तरह से
लाइन और लेंथ उनकी बन नहीं रही है। फील्डिंग वो अच्छी करते हैं, विशेष से अच्छी करते हैं, लेकिन उनकी बॉलिंग में वीकनेस है। वो काम करेंगे, उस पर यकीनन काम कर रहे होंगे वो। बाकी अफगानिस्तान की टीम डेंजरस है, एक डेंजरस टीम, खासतौर से उनकी स्पिन बॉलिंग, जिसमें मुजीबुर रहमान है, जिसमें राशिद खान है, जिसमें नबी खुद है जो उनके कप्तान है, वो बॉल बहुत अच्छी कर रहे हैं। और शारजा, जैसे आपने कहा, उनका होम ग्राउंड है, तो शारजा की विकेट जो मुझे कल लगा वो पाकिस्तान से बहुत मिलती जुलती। पाकिस्तान ने जो अभी T20 कप खेला तो लगभग ऐसी ही विकेट थी, लो बाउंस विकेट थी, तो पाकिस्तान को शायद इसी वजह से आसानी हुई। जो मलिक को, बाकी जो प्लेयर है उनको, आसिफ अली को भी आसानी है। तो ये सिमिलर टू पाकिस्तान कंडीशन थी कल की विकेट, तो शायद ये वजह रही हो। पाकिस्तान के लैब्स की आपने बात की, मैंने बहुत दबाना गुजारिश कर दी कि हसन अली मुझे उनको फॉर्म में नजर नहीं आए बॉलिंग के हिसाब से। बाकी अफगानिस्तान की टीम कैन सरप्राइज पाकिस्तान, ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि जिस तरह के हालात अगर आप मुझे इजाजत दें अफगानिस्तान में चल रहे हैं, तो बताना चाहूंगा कि अफगानिस्तान में उनका कौमी तराना और उनका झंडा ये बैन हो चुका है। जो नई हुकूमत आई है उसने ये कौमी तराना बैन कर दिया और ये झंडा भी। तो इसी वजह से नबी, आपको याद होगा मोहम्मद नबी जो उनके कप्तान है, उनकी आंखों से आंसू आ गए थे आखिरी मैच में, वो यही वजह थी। तो अफगानिस्तान में बस ये सूरत हाल है, वो बहुत ज्यादा डाउन है, और लेकिन उनके पास क्रिकेट ही एक वाहिद जरिया है जो अपने मुल्क में खुशी लाने का, तो वो तो तन मन धन की बाजी लगाएंगे। हाँ, वो जान मार देंगे वो, बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा फवाद साहब, आपकी तरफ आऊँगी, और फ़खर ज़मान की अगर बात की जाए तो कल थोड़ा सा वो टेंस लगे, जब छक्के और चौकों की ज़रूरत नहीं थी तब उन्होंने कुछ ऐसे शॉट्स खेले। आपको लगता है कुछ वो उस वक्त वो अगर शॉट्स नहीं उनकी ज़रूरत थी और अगर वो स्लो खेलते तो अच्छा रहता? देखिए, एक प्लेयर जिस तरह से खेलता है वो वैसे ही खेलता है। फखर का खेल का तरीका वही है। एक मैच है उसमें वो अच्छा नहीं कर पाए, सो ये खेल का हिस्सा है, बट वो जिस तरह खेलते हैं उसी तरह खेलते हैं, और वो उसी तरह खेलेंगे। एक वक्त जरूरत पड़ेगी तो उसी तरह वो हमें कोई ना कोई मैच जितवा के देंगे। जहां तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है, बिल्कुल डेंजरस टीम है, लेकिन अफगानिस्तान की बैटिंग के भी ट्रायल होने तगड़ी बॉलिंग के आगे। तो कितना वो बैटिंग रन करेगी, और उसके बेसिस पे दो बॉलर्स तो उनके ऐसे हैं कि जिनको आपने बहुत ही संभल के खेलना पड़ेगा। नबी की बात कर, मुजीब की बात कर रहे हैं, राशिद की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके वीक है कि उनके पास फास्ट बॉलर्स उस किस्म के नहीं है, क्योंकि आपको 5 अच्छे बॉलर चाहिए होते हैं 20 ओवर में। सो वो एक मसला जरूर आएगा, बट पाकिस्तान से ज्यादा मुझे लगता है न्यूजीलैंड को अफगानिस्तान सरप्राइज देगा। सो अफगानिस्तान एक अच्छी टीम है, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान को वो मैच जीत जाना चाहिए। उसकी वजह है कि पाकिस्तान को बॉलिंग का बहुत एडवांटेज है, और जिस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं वो टीम टू टीम मेरे ख्याल से प्लान अपने चेंज कर रहे हैं या प्लान कर रहे होंगे। तो जिस तरह की अफगानिस्तान की बॉलिंग है उनकी टीम है, उसके हिसाब से उनके खिलाफ प्लानिंग की जाएगी। जी बिल्कुल। अच्छा आसिफ साहब, वैसे हम अगर पाकिस्तान की जो हिस्ट्री देखें तो हम ये देखते हैं कि वो पहले शुरू के मैचेस में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते, फिर आगे जाके वो परफॉर्म करते हैं जब बिल्कुल सर पे आ जाता है पानी। तो इस बार कुछ उल्टा हो रहा है। पाकिस्तान ने 2 मैचेस खेले, दोनों बड़ी टीमें थी और दोनों से हम अल्हम्दुलिल्लाह जीते। तो अब जब अफगानिस्तान की टीम है उस पर कुछ प्रेशर बिल्डअप होगा कि हमने जो 2 मैच जीते हैं? देखिए, अफगानिस्तान का जिस तरह का स्टाइल ऑफ प्ले है जी, वो प्रेशर लेते नहीं है। उनके बैट्समैन है शहजाद, जाजाई उनके बैट्समैन है, वो खेलना जानते हैं जिस तरह से हार्ड हिटिंग वो करते हैं शहजाद खास तौर से। और जाजाई ने तो 160 रन की इनिंग्स खेली हुई है। तो जाजाई तो बहुत डेविस्टेटिंग बैट्समैन है, और भी उनके बैट्समैन। लेकिन अफगानिस्तान के जो नेचर है, जो उनके मुल्क के हालात है, इस वक्त मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जो इस वक्त अफगानिस्तान के मुल्क के हालात है, उसमें उनके लिए जीत के अलावा कोई चारा ही नहीं है। यकीन कि मेरी अफगानिस्तान में बात होती रहती है, कल भी मेरी कुछ 5-6 लोगों से बात हुई है जो क्रिकेट से भी वाबस्ता है। उनका यही कहना है कि बस अफगानिस्तान कुछ जीत जाए, कुछ पोजीशन पे आ जाए, पोडियम पे आ जाए, ये बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि उनके मुल्क में क्रिकेट खत्म होने जा रही है टेक्निकली। अगर उन्होंने झंडे का चेंज किया या तराना चेंज किया तो बहुत बड़ा मुश्किल हो सकती है। सर, ये हमारा इशू नहीं है कि हम इससे बात करें, लेकिन क्रिकेट के तौर पे जैसे फवाद ने अभी कहा कि बॉलिंग उसकी
अच्छी है, लेकिन बैटिंग अनप्रेडिक्टेबल है। लेकिन अनप्रेडिक्टेबल है जरूर, लेकिन अगर उस दिन चल गई तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगी संभालना, क्योंकि वहाँ वो उनका भी ये होम ग्राउंड है। जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान की होम पिच तो तकरीबन मिलती जुलती पिच है, उनका ये होम ग्राउंड है, तो उनको इस ग्राउंड के कॉर्नर्स का, इस ग्राउंड की पिच के बारे में ज्यादा आइडिया होगा। किसी को हल्का नहीं लेना चाहिए हमें। पाकिस्तान देखे, पूरे पाकिस्तान को यकीन नहीं आ रहा कि पाकिस्तान ने इंडिया और न्यूजीलैंड को हरा दिया। इतना बड़ा कारनामा पाकिस्तान ने किया है। तो पाकिस्तान की पोजीशन सिक्योर होगी। अगर पाकिस्तान हार भी जाता है, हार भी जाता तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा पाकिस्तान पे। आगे मैच नामीबिया से है, तो स्कॉटलैंड है, कोई एक मुकाबला तो पाकिस्तान जीत लेगा। तो पाकिस्तान अभी हार जाए बेहतर है, सेमीफाइनल में ना हारे। सही। अच्छा फवाद साहब, ये मुझे बताइए कि जो पाकिस्तान की जो हमने कल रन्स देखे, 135 रन्स का हदफ दिया गया, आपको लगता है कि अगर इससे ज़्यादा रन्स का हदफ दिया, 150 या उससे आगे गए, तो पाकिस्तान, अगर कल की बात की जाए, अगर इससे ज़्यादा रन्स होते तो पाकिस्तान के लिए चेस करना मुश्किल हो जाता? देखिए, इससे ज्यादा रन होते तो उस हिसाब से प्लानिंग होती। मैच में जितने रन और जो रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से आप प्लान करते हैं जी। अभी आसिफ कह रहे थे कि उनमें से एक टीम से हार जाए, सेमीफाइनल ना हारे, और समझ नहीं आ रहा है, तारीख बनने जा रही है कि जी आप कंसिस्टेंटली जीतते चले जा रहे हैं, इतने कंसिस्टेंट हो गए। तो अगर आप सही मायनों में चैंपियन बनना चाहते हैं या आप नजर आना चाहते हैं, तो फिर आपको पूरा टूर्नामेंट जीतते चले जाएं। तो दुनिया भी आपको मानेगी। आपने 92 में भी हम बात बड़ी करते हैं, बड़ा अच्छा जीते थे, लेकिन एक बारिश का पॉइंट मिल गया था तो हम जीते थे। 99 का वर्ल्ड कप था कि हम थ्रू आउट सबको मारते गए थे। ऑस्ट्रेलिया को मारा था, जितनी बड़ी टीमें थी। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती में फाइनल नहीं जीते, लेकिन नंबर 1 और टॉप टीम आप किसी को कहने ही कुछ ना देंगे जी, आप जीते गए और आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना होगा कि सेमीफाइनल भी आप जीतेंगे। आप क्यों, कोई नेगेटिव चीज जहन में आनी ही नहीं चाहिए। हम जीतने आए हैं, हमने जीतना है। और अगर कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी अगली टीम खेल जाती है, वो एक अलग चीज है। तो हम तो ये सोचे ही नहीं, हमने जी हर मैच उस मैच की तरह जीतना है और पिछले मैच को भूलते चले जाना है। जो मैं जो लास्ट बाबर ने भी बात की थी जो अपनी टीम मीटिंग में, तो ये अब हमारे अंदर अप्रोच लानी है। और अगर ये आज हम इसमें कामयाब आते हैं तो इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा और हमें बहुत ज्यादा बेहतरी पाकिस्तान के क्रिकेट में नजर आएगी। बिकॉज टॉप पे जो आपके होता है तो वही नीचे जो बच्चे खेल रहे होते हैं वो आपको फॉलो कर रहे होते हैं। तो हमें अब इस अप्रोच के साथ जाना है कि हमने हारना नहीं है, अब हमने जीतते ही रहना है इंशाल्लाह। बिल्कुल। और आसिफ खान साहब, कल की अगर बात की जाए तो जो कैप्टन हैं उन्होंने भी यही कहा टीम मैच के बाद कि हम खुश तो हैं, लेकिन हमें फोकस हमारा जीत पर ही होना चाहिए, नेक्स्ट जो टीम है। अच्छा, कल हमने देखा कि आसिफ अली के जो हेलमेट है उसको काफ़ी ज़ोर से बॉल ने हिट किया और एक लम्हे हमें लगा जब उनसे सवालात पूछे जा रहे थे जो उनके आके कि वो ठीक है या नहीं। तो आपको लगता है कि उनको रेस्ट देना चाहिए और या किसी और को कल मौका देना, कल नहीं 29 अक्टूबर को जो मैच होने वाला है, किसी और को मौका देना चाहिए? देखिए, ये कबल वक्त है कहना। आसिफ अली अगर फॉर्म अपनी उन्होंने पकड़ लिए तो उनको रेस्ट नहीं देना चाहिए। आसिफ अली तो बड़ी मुश्किल से फॉर्म में आते हैं। आसिफ अली भी वो प्लेयर है जो तनकीद की जद में रहे थे, जो कि सही तनकीद उन पर हो रही थी जी। किसी भी प्लेयर को आप ओवर रन नहीं देते। तो आसिफ अली अगर ठीक है तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको बिठाने की जरूरत है। लेकिन अब कॉम्बिनेशन आपको देखना होगा सामने वाली टीम को देखते हुए। नंबर 1 स्पिनर्स है उनके पास, राशिद खान है, मुजीब रहमान है, उसके अलावा तभी भी बॉलिंग कर लेते। तो स्पिनर को देखते हुए जो स्पिन को अच्छा खेले वो प्लेयर होना चाहिए पाकिस्तान की टीम में। कोई हर्ज नहीं है तब्दील करने में, लेकिन बिला वजह भी तब्दीली की कोई जरूरत नहीं। सही सही। बहुत शुक्रिया आसिफ खान साहब आपका और फवाद मुस्तफ़ा साहब आपका। आप दोनों ने हमें वक्त दिया और उम्मीद है कि जो अगला मैच होने वाला है अफगानिस्तान के साथ वो भी हम जीतेंगे जिस तरह हम भारत और न्यूजीलैंड से जीते। इंशाल्लाह मज़ीद बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10।
जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और चलेंगे अपने अगले मौजू की तरफ। बात की जाए महंगाई की तो मुल्क में हर तरफ आजकल एहतजाज ही एहतजाज हो रहे हैं। एक तरफ PDM, दूसरी तरफ सिविल सोसाइटी, जमात इस्लामी और सबका यही मुतालबा है कि महंगाई को कम किया जाए। आपको बताते चलें कि 3 दिन से ट्रांसपोर्टर्स भी एहतजाज कर रहे हैं और उनका मुतालबा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हर 15 रोज़ के बाद इजाफ़ा हो रहा है और इसको कम किया जाए। इनका एहतजाज जारी है। क्या मुतालबात हैं इनके और क्या इनके एहतजाज से कोई फ़र्क पड़ने वाला है, इस हवाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है हाजी तवाब खान साहब ने, जो कि सीनियर नायब सदर हैं कराची ट्रांसपोर्ट के। उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? सब ठीक है? जी बिल्कुल ठीक ठाक सर। आप लोग 3 दिन से एहतजाज कर रहे हैं और आप लोग भी और बाकी भी अगर देखा जाए तो लोग एहतजाज कर रहे हैं। PDM और अपोजिशन ने भी मुल्की एहतजाज का ऐलान किया है। अवाम भी एहतजाज है, सरापा एहतजाज है। महंगाई का एक तूफ़ान है और हर 15 दिन बाद हम देखते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। अभी फिर कहा जा रहा है कि 1 नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का इम्कान है। क्या मुतालबात हैं? सबसे पहले तो मुझे ये बताइए आपके। मुतालबात ये है कि ये इसको महंगाई को कम करे, ये पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें बढ़ाई है इसको वापस करे, वो पुराने उस पे लाए ताकि लोगों को जीने का हक हासिल हो जाए। जी जी और जी। क्या कह सकते हैं इसमें, इतनी महंगाई कर दी है कि लोगों को जीने मुश्किल हो गया जी। और गरीब आदमी तो अब जी नहीं सकता है बिल्कुल। तो हम लोग हम भी वही अनाज खाते हैं, वही सब कुछ खाते हैं जो आम आदमी खाते हैं। तो हमारे मुतालबा ये है कि भाई आपने हर चीज को वापस ले लें। कम से कम डीजल पेट्रोल के जो रेट बढ़े जिसकी वजह से हर चीज बढ़ जाती है, तो अनाज का भी रेट बढ़ जाता है, किराए भी बढ़ जाते हैं, तमाम चीजें। तो इनको वापस ले लें और पुराने रेटों पर लाए। बिल्कुल सही कहा हाजी तवाब खान साहब आपने कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो बाकी अशिया खुर्दनोश की कीमतों पर असर पड़ता है और हर चीज़ महंगी हो जाती है। बसों के किराए महंगे हो जाते हैं, रिक्शा, टैक्सीज, यहाँ तक कि जो ट्रेन है उसके किराए भी महंगे हो गए हैं। आप क्या चाहते हैं? आप कोई सब्सिडी चाहते हैं या ये कि नहीं, सिर्फ देखिए किराए का मसला नहीं होता है। इसमें समझने की बात यह है कि जितने अनाज उगाते हैं वो तमाम ट्यूबवेल डीजल से चलते हैं। जितने भी हमारे यहाँ इतने बड़े नहरें नहीं है कि वो सब पानी जो है उसको दिए, वो तमाम पानी जो है, पानी की जो ट्यूबवेल वगैरह है वो तमाम उससे चलते हैं। तो हर चीज वहां से महंगी हो जाती है, फिर किराया बढ़ जाता है ट्रांसपोर्टेशन का जी। और डीजल महंगा होता है तो जाहिर है किराया बढ़ते हैं। जब किराया बढ़ते हैं तो आपका आटा भी महंगा होता है, आपका दाल भी महंगा होता है, तमाम चीजें जो खाने पीने की वो महंगी होती है इस चीजों से। सही। और एक आम आदमी जिसकी तनख्वाह जो है वो 20 से 25 हजार रुपए है, तो आप बताएं ना वो बेचारा क्या करेगा अपने बच्चों के? अगर 2 बच्चे भी है किसी के तो क्या करेगा, किस तरह से पूरा करेगा? दूध जो है वो 140 रुपए किलो हो गया, 130 रुपए किलो हो गया। उसका सुन रहा है कि जी वो 200 रुपए पर जाएगा। तो ये तमाम मसले हैं। तो हम अपील करते हैं वफाकी गवर्नमेंट से कि भाई इसको वापस करें और आपको ऐसे लायामल तय करें। असल में ये मशवरा तो करते नहीं है, तमाम नए लोग हैं, न किसी तजुर्बेकार आदमी से मशवरा करते, न किसी कारोबारी से मशवरा करते, हिसाब किताब लगा लेते और उसी हिसाब से बढ़ा देते। हाजी साहब ये मुझे बताइए कि अगर आपके मुतालबात पूरे नहीं होते तो नेक्स्ट आपका क्या हलाए अमल होगा, कि किस तरफ आप जाएंगे? देखिए हम मिल के तमाम बाकी तंजीमों से भी, बाकी ट्रांसपोर्टरों से भी रब्ता करेंगे और तमाम ट्रांसपोर्टर मिल करके एहतजाज ही कर सकते हैं। इसमें और क्या करेंगे? जाहिर सी बात है एहतजाज करेंगे और जब ट्रांसपोर्ट एहतजाज करेगा तो पूरा मुल्क के जो है नुकसान होगा और पूरे मुल्क में जो है ना वो फैल जाएगी। तो इसीलिए जो है हम अर्ज करते हैं कि भाई इसको वापस ले लें, वरना तो हमारे पास एहतजाज के सिवा फिर क्या है। बिल्कुल आपने सही कहा कि आवाम के पास एहतजाज के सिवा कुछ नहीं है और मेरे ख्याल है अब आवाम जो है वो सड़कों पर निकल आई है और एहतजाज करे महंगाई के ख़िलाफ़। मैं चाहूँगी हाजी साहब कि आप अपने मुतालबात जो भी हैं वो सिटी 21 के प्लेटफॉर्म से आप बताइए ताकि जो लोग देख रहे हैं हुकूमत से रिलेटेड या जो लीडर्स हैं हमारे उनको भी पता चले। भाई हम सबसे पहले ये कहते हैं कि आप जितने भी आपने ये डीजल पेट्रोल तमाम उसमें जो इजाफे किए इनको वापस लें और इसको उस रेट पर लाएं कि जहां एक आम आदमी गुजारा कर सकता हो। एक आम आदमी उस पर गुजारा कर सकते हैं, हम भी उसमें शामिल हैं। हमारे ये मुतालबात है कि भाई आप इसको कर लें
भी तो फिर उसकी दूसरी सूरत भी है कि एहतजाज होगा रोडों पे, जिस तरह से अब बाकी पार्टियां भी कर रही है, तो हम लोग भी फिर मजबूर है, फिर करेंगे और क्या करेंगे, फिर गाड़ियां खड़ी करेंगे, एहतजाज करेंगे, रोडें बंद करेंगे, और क्या होगा इस पे। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया हाजी तवाब ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद, हमें वक्त दिया। और इस वक्त आवाम का सबसे बड़ा मसला महंगाई का भी है और हुकूमत को फ़ौरी तौर पर कुछ ऐसे इक़दाम लेने चाहिए, वरना आवाम इसी तरह सरापा एहतजाज नज़र आ रही है और आगे भी एहतजाज करती रहेगी अगर ये महंगाई को कंट्रोल ना किया गया। मज़ीद बात करेंगे और आपकी सेहत के हवाले से बात करेंगे और आपको बताएँगे कि आप हेल्दी तरीके से वेट गेन किस तरह से कर सकते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10, मैं हूं ज़हरा रज़ा और आप बात करेंगे कुछ हेल्थ के हवाले से। अक्सर हम बात करते हैं कि आप लोग वज़न किस तरह से कम कर सकते हैं हेल्दी तरीके से, लेकिन आज हम बात करेंगे उन लोगों की जो कि बहुत ज़्यादा स्किनी हैं और जिनका वेट नहीं बढ़ता और वो लोग अपना वेट बढ़ाना चाहते हैं। तो आज के प्रोग्राम में आप जान सकेंगे कि हेल्दी तरीके से आप अपना वज़न किस तरह से बढ़ा सकते हैं। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर फ़ातिमा ने, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फ़ातिमा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़ातिमा, आपने हमें वक्त दिया। अच्छा डॉक्टर फ़ातिमा, पहले तो मुझे ये बताइए कि जो लोग अंडर वेट होते हैं, जिनका वज़न नहीं बढ़ता, तो सबसे पहले कि अंडर वेट होने के क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो कि खुश होती हैं और उन पर बड़ा फ़ख्र करती हैं कि हम बहुत स्किनी हैं या बहुत पतले हैं, जो कि उनकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो क्या नुकसानात हो सकते हैं अंडर वेट होने के? बिल्कुल, बेसिकली अंडरवेट वो इंसान होता है जिसका BMI 18.5 से कम हो, ठीक है। और BMI कम होने के बहुत सारे नुकसानात हैं, जिसमें से जो मोटे मोटे नुकसानात ये हैं कि जो औरतें हैं उनकी फर्टिलिटी पे असर आता है, ठीक है। बच्चे पैदा करने की ताकत पे असर आता है, ठीक है। हेल्दी बच्चे पैदा करने की ताकत पे असर आता है। फिर जो टीन एज में लड़कियां होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रॉम द एज ऑफ लेट्स से 12 साल से लेके 18, 19, 20 साल की जो लड़कियां होती हैं, वो जो अंडरवेट होती हैं उनमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एनीमिया, खून की कमी होती है, ठीक है। बहुत सारी लड़कियों में विटामिन D की कमी होती है। ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं ये अंडरवेट होने के साथ साथ आती हैं, क्योंकि जो लोग अंडरवेट होते हैं उनके अंदर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स किसी किस्म की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से हर वक्त जो इंसान कमज़ोर होता है वो निढाल और कमज़ोर महसूस करता है। तो अंडरवेट होने की बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। सही जी। अच्छा डॉक्टर फ़ातिमा, मुझे ये भी बताइए कि बहुत सारे लोगों को BMI का नहीं पता होता और हमें जो अपना बॉडी का जो वेट है वो अपनी हाइट के हिसाब से एक ऑप्टिमल लेवल मेंटेन करना होता है। तो मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप इस हवाले से भी बताइए। BMI बेसिकली स्टैंड्स फॉर बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, जिसका मतलब है कि आपका कद अगर फॉर एग्जांपल 6 फुट है, तो 6 फुट एक आदमी जिसका कद 6 फुट है उसका वज़न उसके कद के हिसाब से कितना होना चाहिए। हर हाइट के लिए एक रेंज होती है, ठीक है, जो कि नॉर्मल वेट की होती है और उसमें आपके पास 10 से 15 kg 12 kg का मार्जिन होता है। अगर आप उससे बाहर आ जाएं तो आप ओवरवेट में आ जाते हैं और अगर आप उससे कम हो तो आप अंडरवेट में होते हो। और दोनों तरफ से अगर आप ज़्यादा हो या कम हो, उन दोनों के नुकसानात अपनी जगह बराबर हैं और उनके नुकसान एक तरह से होते हैं। ये नहीं कह सकते हम कि जो इंसान वज़न में ज़्यादा है सिर्फ वो ही ज़्यादा बीमारियों को एक्सपोज्ड होगा या सिर्फ उसी को ब्लड प्रेशर या डिफरेंट बीमारियाँ होंगी। जो लोग अंडरवेट हैं उनके अंदर भी बहुत मुख्तलिफ तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं, जिनका इलाज बहुत क्रॉनिक होता है और लॉन्ग टर्म होता है। बिल्कुल आपने सही कहा डॉक्टर फ़ातिमा, ज़रूरी नहीं कि मोटापा जो है वो बहुत सारी बीमारियों की वजह बने। अच्छा डॉक्टर फ़ातिमा, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप खाना खा रहे होते हैं लेकिन किसी बीमारी की वजह से आपका वेट नहीं बढ़ रहा होता, जैसे हाइपर थायरॉयडिज़म है, इसके अलावा डायबिटीज़ जिनको हो जाए अचानक से, उनका भी वेट अचानक से गिर जाता है, और जैसे सीलिएक डिज़ीज़, इस तरह की भी बीमारियाँ हो सकती हैं। तो अगर कोई इंसान सही खाना खा रहा हो, प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहा हो, तब भी उसका वेट ना बढ़े, तो ये अलार्मिंग है। बिल्कुल, अगर तो किसी को कोई ऐसी अंडरलाइंग डिजीज़ नहीं है, फॉर एग्जांपल थायराइड एक बहुत वैलिड रीज़न है एक इंसान का वज़न ना बढ़ने के लिए या ना कम होने के लिए, ठीक है। अनलेस वो इंसान थायरॉक्सिन पे है नहीं है, वो एक डिफरेंट स्टोरी है। लेकिन अगर तो आपको कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसकी वजह से या तो आप कोई एक ऐसी चीज़ खा नहीं सकते या आपके जिस्म में आपका जिस्म वेट गेन नहीं कर सकता, तब एक इंसान
को ये याद, हम एक जो वेट गेन या वेट लॉस की फिलॉसफी है वो बेसिकली कैलोरी डेफिसिट या कैलोरी सरप्लस पे डिपेंड करती है कि आपकी बॉडी को जितनी कैलोरीज रिक्वायर्ड हैं, अगर आप उससे ज़्यादा खाएंगे तो आपका वज़न बढ़ेगा और अगर आप उससे कम खाएंगे तो आपका वज़न कम होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 kg वज़न बढ़ाने के लिए आपको 7000 इजाफी कैलोरीज चाहिए होती हैं, ठीक है। अब आप 7000 कैलोरीज इजाफी एक दिन में तो नहीं खा सकते, लेकिन आप लेट्स से हर रोज़ अगर 5500 भी इजाफी खाते हैं पर डे के हिसाब से, तो लेट्स से आप 1 to 2 वीक्स के अंदर 1 kg गेन कर सकते हैं। तो द थिंग इज कि जिन लोगों का वजन कम होता है ना और वो वजन बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उनका एक ये मसला भी होता है कि उनकी जो एपेटाइट होती है या जो उनका पेट होता है वो बहुत जल्दी भर जाता है। साइकोलॉजिकली उनको लगता है उन्होंने बहुत खाया, लेकिन उन्होंने उतना खाया नहीं होता। जी सही। अच्छा, दूसरा ये भी कि लोगों को जब वो वेट गेन की तरफ जाते हैं तो उनको समझ नहीं आता कि क्या खाएं क्या ना खाएं, और उनका जो फोकस होता है ज़्यादा वो जंक फूड की तरफ होता है या ऐसी चीज़ें जो कि मोटा करती हैं जिसमें फ़ैट ज़्यादा होता है। जैसे कि जंक फूड का मैंने बात की, फिज़ी ड्रिंक्स हो गई, इसके अलावा क्रीम्स और चीज़ की तरफ जाते हैं, तो वो भी उनकी हेल्थ के लिए नुकसानदेह हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल उससे बढ़ सकता है। बिल्कुल। जहाँ तक हाई फैटी फूड्स और हाई शुगरी फूड्स की बात है, फॉर एग्जांपल फास्ट फूड और ये फिजी ड्रिंक्स और जूसेस वगैरह, ये तो अपनी डाइट में वैसे भी इंक्लूड नहीं करना चाहिए, लेकिन जो योगर्ट है या चीज़ है या मिल्क है फुल फैट, ठीक है, मतलब कि फुल फैट मिल्क, फुल फैट चीज़, फुल फैट क्रीम, ये अगर आपको पता है कि आप कहाँ से ले रहे हैं या इसकी सोर्स क्या है, तो दैट इज़ अ हेल्दी सोर्स ऑफ गेनिंग फैट, क्योंकि आपको कहीं से तो कैलोरी सरप्लस लेना होगा ना। तो ऐसी खुराक जैसे फॉर एग्जांपल चावल की खीर जिसमें मलाई हो, या आप जैसे फॉर एग्जांपल पीनट बटर होता है, आलमंड बटर होता है, देसी घी होता है, ऑलिव ऑयल होता है, ये सब हेल्दी फैट्स हैं। फिश हेल्दी फैट है, एवोकाडोज हेल्दी फैट है, नट्स, जितने भी नट्स हैं और जितने भी सीड्स हैं जिसमें बादाम, अखरोट, जितने भी आपके पास 4 मगज़ होते हैं, वो सब हेल्दी फैट्स हैं, उनका इस्तेमाल आपको करना चाहिए। फिर मिल्क शेक्स, आप मिल्क शेक्स का इस्तेमाल करें क्योंकि वो भी बहुत न्यूट्रिएंट डेंस होते हैं। तो आप ऐसी चीज़ें खाएं जो बेशक क्वांटिटी में ज़्यादा ना हो, लेकिन उनमें जो ताकत है और ग़िज़ाइयत है वो ज़्यादा हो। लेकिन कोई भी फ्राइड, डीप फ्राइड फूड्स, बाज़ार के खाने, बर्गर्स, पिज़्ज़ाज़, ये खाने से एक तो ना आपका वज़न बढ़ेगा। मैं बहुत सारे पेशेंट्स को जानती हूँ जो अंडरवेट होते हैं और वो दिन में 5-5, 6-6 कोक के कैन पीते हैं, लेकिन उनका वजन नहीं बढ़ता, क्योंकि शुगर आपको कभी कभी ऑपोजिटली भी अफेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल यू माइट बी ड्रिंकिंग कोक, आप कोक पी रहे होंगे लेकिन आपका कोई वजन नहीं बढ़ेगा। पतला बंदा पतला होता जाएगा, मोटा बंदा मोटा होता जाएगा, क्योंकि उसमें शुगर के अलावा बहुत सारे और केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। तो आपको कोई भी फास्ट फूड या डीप फ्राइड फूड्स या हाई शुगरी फूड्स अवॉइड करने चाहिए, लेकिन न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स खाएं, चीज़ इस्तेमाल करें, योगर्ट करें, नट्स करें, मिल्क शेक्स करें, स्मूदीज करें, एग्स आर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ फैट, एग योक स्पेशली, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें। ठीक है डॉक्टर फातिमा, यानी आपका जो जिस्ट है वो ये है कि बात का कि आप जो भी डाइट ले रहे हैं वो बैलेंस डाइट हो और उसमें जो भी डाइट ले रहे हैं उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू के हिसाब से वो अच्छी हो, ना कि जंक फूड या इस तरह की चीज़ों की तरफ जाया जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फातिमा, आपने हमें वक्त दिया और बहुत ही जो आपने चीज़ें बताई हैं, मेरे ख्याल से जो नाज़रीन हैं और जो ख़ास तौर पे जो इन करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगी। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, कल फिर मुलाकात होगी कुछ नए मौज़ूआत के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी हो ज़हरा रज़ा को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।